बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने एक न्यू नावल रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज का मेरा दिन बहुत ज़लालत भरा गुजरने वाला है, तो एज़ यूजुअल ज़लालत भरा ही गुजरा है और आज तो कुछ ज़्यादा ही गुजरा है। और सुबह भी ऐसा ही है, लेकिन दुआ कीजिएगा कि सुबह ज़रा कम ज़लालत भरा गुजरे, मेरा जो काम है वो हो जाए। मैंने फी वगैरह सबमिट करानी है, वो सारा कुछ हो जाए, मेरे फॉर्म सबमिट हो जाए। तो फिर मेरी कॉन्वोकेशन आ रही है यार, अगले महीने के स्टार्ट में, मार्च के स्टार्ट में। फिर आपकी बहन को गोल्ड मेडल मिलेगा, दिखाऊंगी मैं आप सबको अपना गोल्ड मेडल, ठीक है। तो अभी जल्दी से नावल पढ़ते हैं। भाई, इस दिलखराश चीख पर वो बौखला कर मुड़ा तो हस्बे मामूल रानिया को कमरे के दरवाजे पर परेशान सुनते खड़े पाया। खैरियत, क्या फेल हो गई? वो तो होना ही था एक दिन। नहीं, इसने सर लिया। तो क्या बस मिस हो गई आज भी? नो, इसने दोबारा शिद्दत से सर लिया। तो बताओ ना, क्या नागहानी नाजिल हुई जो सूरत एक बजा रही है? वो सामने वाले वाइट हाउस के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा मुझे घूर रहा है। रानो मानो तुम रानो मानो तुम फिर किसी गलतफहमी का शिकार हो रही हो। बाय गॉड, वो मुसलसल घूरता रहा ठठाई के साथ। आप चलकर देखें तो सही इसको। रानी के पुरवसूख लहजे पर वो लम्हा भर को डामाडोल हुआ ही था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला। वो तौलिए से सर खुश करता बाहर निकला। असद, मेरे गबरू भैया, शर्त लगाता जा, आज तू पिटाई पिटाई इसकी वजह से। वो पूरे इत्मीनान अंदाज में ड्रेसिंग के दराज से ब्रश निकालता हुआ बोला तो बाहर निकलता असद रुक गया। क्या मतलब ये कि आज फिर इस आफत की पुड़िया ने किसी शरीफ आदमी की दुर्गत बनवाने की ठानी है, और ये कतई ज़रूरी नहीं कि हर बार का शिकार इस भेंगे रेडी वाले जितना मस्कीन भी हो। जवाबन कोई हमें भी ठोंक बजा कर रख सकता है। वो आईने के सामने अपने गीले बाल सेट करता हुआ बोला तो रानिया भुना उठी। अरसम भैया प्लीज़, आप तो बोला ही ना करें, मेरी मुखालफत तो आपका फ़र्ज़ है। जैसे लास्ट टाइम तो आंखों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मगर इस बार नहीं। वो शक्ल से एक नंबर का छटा हुआ गुंडा मवाली लगता है, मोटी मोटी मूँछों और सुर्ख सुर्ख आंखों वाला। भाई चलते कहीं इस बार वाकई सच ना हो। असद से रानी की परेशानी देखी नहीं जाती थी। इमरान भाई कहते हैं ज़रूरी नहीं कि हर बात खुद बुलाई मुसीबत से खुशकिस्मती बचा ले जाए। इसने ब्रश रखते हुए नहायत मुदब्बराना अंदाज में एक जासूसी करैक्टर के नाम पर फ़लसफ़ा छाड़ा। हाय हाय, मैं किस कदर बदनसीब हूँ। 2 अदद हट्टे कट्टे पले पलाए भाइयों के होते हुए किस कदर बेआसरा हूँ। लगता है मेरे वीरों की गैरत छुट्टी पर गई हुई आज। इसने तेरी से बात काटी। देखो माई स्वीट सिस्टर, जिस बात की होने की ज़रूरत नहीं, हम गुज़िश्ता 17-18 साल से तुमसे वाकिफ़ है और हमें पता है कि सिर्फ तुम्हारा अलवज़न है कि दुनिया का हर सुर्ख आंखों और मोटी मूँछों वाला तुम्हें घूरता है। कोई बेचारा अशोभे चश्म का शिकार भी तो हो सकता है। वो मुस्कुराया। हाँ हो सकता है, मगर प्लीज़ ये आखिरी दफ़ा चल कर देख लें। आइंदा कम से कम आपको तो हरगिज़ नहीं कहूँगी। वो झल्लाए हुए लहजे में बोली तो वो हंस पड़ा। ओके डन, याद रखना सामने वाला घर है ना जहाँ लास्ट वीक कोई फैमिली शिफ्ट हुई है? जी भाई, वो खुश होगी। ओके, तुम नीचे जाकर मेरा नाश्ता लगवाओ, हम निपट कर आते हैं। चल असद चल भाई, हमारी इकलौती बहन हमें लफंगा तलंगा सब कुछ बनवा के छोड़ेगी। दोनों बाहर निकले तो सामने वाले गेट के दरवाजे पर खड़ी ब्लैक स्विक का दरवाज़ा खोलता शख्स नजर आया। भाग रहा है। दोनों करीब पहुंचे। घनी मूछें मोटी आंखें, दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। असद ने कंधे पर थपकी दी। भाई साहब सुनिए ज़रा। वो मुड़ा तो दोनों लम्हे भर को ठिठके। काफ़ी माकूल शख्सियत सामने थी। आप यहाँ क्या करें? वो बिगड़े हुए लहजे में बोला। क्या मतलब है? ये घर मेरा है। तो ये आपका घर है। बहुत खूब, ठीक ठाक है दिखते हैं। शर्म नहीं आती मोहल्ले की लड़की को घूरते ताड़ते? वो नहायत सख्त अंदाज में बोला। क्या मतलब? अजनबी का चेहरा सुर्ख हो गया। इस फजूल बकवास का मतलब? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। असद ने जज्बाती होकर पुश से कॉलर पकड़कर एक शानदार झटका दिया तो वो झल्लाकर पलटा ही था कि अरसम ने सीने पर एक हल्का सा पंच मारते हुए कहा, क्या मरीख से उतरे जहाँ लड़कियां देखने को ही मिलती? अब अजनबी का दिमाग मुकम्मल तौर पर घूम गया। खुद को छुड़ाकर दोनों को अपने से दूर धकेला। क्या पागलपन है? कौन सी लड़की? किसकी बात कर रहे हो? मैं तो अभी अंदर से निकला। वो तपे हुए लहजे में बोला। देखो, हमारी बहन अभी कॉलेज से आई है और इसने बताया कि तुम इसे मुसलसल घूरते रहो। शर्म आनी चाहिए, सामने वाला घर है। असद अब भी पूरी यकीन था। देखो यंग मैन, ये ज़रूर कोई गलत फहमी है। मैं कैप्टन खालिद हूँ एंड आई एम नॉट टीनेजर की घटिया हरकतें करूँ। भाई, बदहवासी रानी एक बार फिर सामने थी। वो ये नहीं थे, कोई और था। शक्ल शायद ऐसी थी मगर शलवार कमीज़ में। नो गॉड, इसने दान कचकचाए। अजनबी ने पलट कर नर्वसी हाथ मलती यूनिफॉर्म में मलबूस रानिया पर सरसरी से नजर डालती और इनकी जानिब मुड़ा। हाँ तो अब क्या ख्याल है? इस बार ज़मीन में गट जाने की बारी इन्हीं की आ ही गई थी। सॉरी यार, अरसम ने फ़ौरन माजरत कर ली। रानो, कम से कम हुलिया तो पूरा बताया होता। असद पलट कर गुर्राया तो वो रो पड़ी। सॉरी प्लीज़ सॉरी, वो शायद भाग गया। और डोंट टेक इट इज सीरियस। मैंने कहा ना कि ये गलत फहमी है। मत डांटो इसे, बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं। ये बच्ची है?
असद ने दांत पीसे तो इरसम ने इसे अंदर जाने का इशारा किया। अगेन सॉरी यार, कुछ गलती हमारी भी थी, हमें कम से कम आपसे पूछना चाहिए था। ओह नो इट्स ओके, इसने मुस्कुराकर इसका कंधा थपका। वैसे दो पड़ोसी में मुतारिफ होने का ये स्टाइल ज़रा संगीन नौयत का था। तीनों हंस पड़े। मैं असद कमाल NED से BSc केमिकल्स कर रहा हूँ, ये मेरे बड़े भाई अरसम कमाल। इसने खुद ही मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आई एम TV डायरेक्टर, और अब आपको हमारे साथ चलकर कम से कम चाय तो ज़रूर पीनी होगी, वरना हमें कैसे यकीन होगा कि आपने हमारी माजरत कबूल कर ली। ओके चले, वो राज़ी हो गया। थोड़ी देर में इनका ड्राइंग रूम बेतकल्लुफ़ खुशखबरियों से गूंज रहा था। मिसेस कमाल को भी सारी सूरत हाल बताकर वहीं बुलवा लिया गया। रात 1 बजे इसने अपने ड्रामे की आखिरी किस्त की शूटिंग खत्म की। प्राइवेट चैनल के लिए तैयार करदा इस मज़ाहिया सीरियल पर वो महीना भर से मसरूफ़ था। दिन रात शूटिंग के टाइम टेबल ने इसको थका कर रख दिया था। वो मगर क्लाइंट का काम बर वक्त देने के असूल पर सख्ती से कारबंद था। तमाम काम करते करते 3 बज गए थे। वो थकन से चूर हो चुका था। ताबी को स्टाफ को ड्रॉप करने का काम सौंप कर खुद घर का रुख किया। बमुश्किल तमाम नींद से झूमते इसने घर के गेट के सामने गाड़ी रोकी। चौकीदार को नींद से जगाना मुनासिब नहीं लगा। जेब से चाबी निकाल कर फाटक खोला और गाड़ी को बेआवाज़ अंदर लाया। बेडरूम में पहुंचकर बमुश्किल जूते उतारे और बिस्तर पर ढेर हो गए। नींद में गर्क होने से कबल आखिरी ख्याल यह था कि सुबह संडे और नाश्ता डैडी के साथ होगा। अरसम मेरे मेहनत कश बेटे, उठ जाओ माय सन, 11 बजने वाले हैं। बूढ़ा बाप कब तक भूखा इंतजार करेगा? अहमद कमाल साहब की फ्रेश आवाज़ में कहा गया शोक जुमला इसको कहीं दूर से आधा सुनाई दिया। अभी तो सोया, ये डैड कहाँ से आ गए? इसने दिल में सोचा। अरसम, अब की बार आवाज़ करीब से आई तो इसने तकिया कानों से हटाया। वो सराहने खड़े थे। वो उठकर बैठ गया। डैड, आप किसके बूढ़े बाप की बात कर रहे थे? मेरे डैडी तो आज भी किकरी पैक की तरह डैशिंग और टॉम क्रूज जैसे यंग नज़र आते हैं। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट सन, मगर याद रहे कि डॉक्टर्स ने मुझे इस उम्र में मक्खन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से सख्ती से मना किया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम टेबल पर नजर आओगे। वो चले गए और वो सचमुच 5 मिनट में डाइनिंग टेबल पर था। बाकी सब भी मौजूद थे। इतवार को सबके साथ नाश्ता कमाल साहब की लाजमी हदायत थी। वो लम्हा भर को शर्मिंदा हुआ। हॉट बॉक्स से स्लाइस निकाला ही था कि अपनी प्लेट में आमलेट के नहमाक से टुकड़े करते कमाल साहब बज़ाहिर हैदर से मुखातिब हुए। हैदर, क्या तमाम जेंट से लोन किसी स्ट्राइक पर है? नहीं तो मैंने तो कल ही अपनी कटिंग करवाई है, वो सादगी से बोले। अच्छा, हैरत है। फिर यकीनन हमारे इस होनहार मशहूर मारूफ डायरेक्टर साहबजादे को कोई कामकाज नहीं मिल रहा, जब भी इस कदर बदहाल नजर आते हैं। इन्होंने संजीदगी के साथ अचानक इसकी जानिब इशारा किया तो वो सटपटा कर रह गया। कानों तक आते घने घुंघरियाले बाल और फ्रेंच कट की नीयत से बढ़ाई गई शेव में शोबिस का बिगड़ा हुआ शाहकार नजर आ रहा था। हाय हाय, पर ते हीरो है ना, तो पहले अपने जुल्फा कटावे है जड़ियाँ घुंघरियालियाँ कन्ना तक आंदियाँ। मुझे मर्दों के लंबियाँ लंबियाँ जुल्फा शदीद जहर लगती हैं। किसी की भी तवाज़ा के लिए डैड का ये स्टाइल काफ़ी पुराना था। मामा हैदर और नौशीन तो महज मुस्कुरा के रह के, मगर असद और रानी की हंसी छूट गई। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है, बल्कि ये तो रोने का मुकाम है अरसम। अगर पैसों का कोई मसला है तो मुझसे या हैदर से ले लो, मगर प्लीज़ महज़ब इंसानों वाले हुलिये में रहा करो। इस सोसाइटी में आपके साथ थोड़ा बहुत नाम मेरा भी अपना भी है, इसे तो ना डबोने की कोशिश करो माय सन। वो गालबन पूरी तरह से इसकी खिंचाई के मूड में थे। काफ़ी अरसे से वो अपनी मसरूफियात की वजह से इनके हत्थे नहीं चढ़ रहा था। मुस्कुराहट छिपाए इन्होंने अपनी चहीती बहू नशीन को चाय निकालने का कहा तो इसके हलक में जाता बॉयल अंडे का टुकड़ा गोया अटक गया। डैड, क्या मेरा काम आपके लिए बाइस से शर्मिंदगी है? इसने आवाज़ में दर्द समोकर माहौल को जज्बाती रंग देने की कोशिश की, मगर वो भी इसके बाप थे। बेटे, बात काम की नहीं हो रही, हुलिये का मसला है। डैडी, आजकल सभी, इसने कमज़ोर से लहजे में बाकियों की मिसाल देनी चाहिए। नो आर्ग्यूमेंट, डिसेंट हेयर कट और ड्रेसिंग से क्वालिटी ऑफ वर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पर्सनैलिटी बन जाती है। क्यों, गलत कहा मैंने? नो डैड, इसने सर झुका लिया। हैदर, तुम्हारी इस्लामाबाद की फ़्लाइट किस टाइम है? वो बड़े बेटे की जानिब मुड़े। शाम 6 बजे की। ओके, तो अभी कहाँ की तैयारी है? अब इन्होंने सताइशी अंदाज में इसकी ड्रेसिंग को देखा। जापान वाली पार्टी आजकल विजिट पर है, इनको अटेंड करना है, लंच भी इनके साथ ही होगा। हैदर नाश्ता ख़त्म करके नैपकिन से मुंह साफ करते हुए बोले। गुड, इन्होंने उठते हुए साथ आने का इशारा किया और दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर बिजनेस डिस्कशन में मसरूफ़ हो गए तो इसने सुख का सांस लिया। थैंक गॉड, अभी इसने चाय का कप अपनी तरफ सिरकाया ही था कि कमाल साहब की आवाज़ आई। इरसम, मैं रात के खाने पर आपको शरीफाना हुलिये में देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। उम्मीद है आपको कोई ख़ास मसला नहीं होगा। फिर मारा गया, वो कहा तो सब हंस पड़े। हैदर के नौशीन के हाथ से ब्रीफकेस संभाल कर बाहर निकलने की आवाज़ ही साथ ही इसने आवाज़ दी। भाभी डियर, अपने मजाजी खुदा के अलावा कुछ टाइम हम गरीबों को भी दान कर दिया कीजिए, शर्म करो। वो झैंप उठी। वो तो शुक्र हुआ कमाल सब अपने कमरे में जा चुके थे, सिर्फ वो तीनों ही टेबल पर विराजमान थे। बोलो, क्या बात है? वो करीब आ गई। ये हमारे भैया जी अभी परफ्यूम की खुशबू बखेर गए हैं, क्या मुझे अभी कभी कभी उधार मिल सकता है? इसका अंदाज मलते जाना था। प्रॉमिस, ज़रा सा स्प्रे किया करूँगा, पता है बहुत महंगा है। पोलो ब्लू जो हुआ। नो ब्रदर, पोलो ग्रीन है। असद ने लुकमा दिया तो नौशीन ने हैरत से दोनों तेवरों को देखा। ये तुम दोनों को कैसे पता कि पोलो ही है? अभी कल ही तो लाया ये। वो ऐसा है, यू नो आई एम परफ्यूम्स एक्सपर्ट।
इसने अपने बालों में हाथ फेर कर स्टाइल मारा। और तुम? वह असद की तरफ मुड़ी। मैं बोला। मैं बड़ को घबराया। मैं भी हूँ, सच में मैं बताती हूँ। अगर किसी को एतराज़ ना हो तो। सेब कुतरती रानी ने बड़ी शान बेनियाजी से कहा। तो इसकी जानी मतवज्जा हुई। और तुमको कैसे इल्म हुआ? दरअसल ये जो हमारे छोटे भैया है ना, इनकी नज़र आजकल भैया की नई वाली ब्लू शर्ट पर है। गालबन यूनिवर्सिटी के किसी फ़न फेयर में ज़ेबतन करने का इरादा है अभी। नाश्ते से कबल इसका साइज़ चेक कर रहे थे। शायद ड्रेसिंग टेबल पर नजर जा पड़ी हो इसी दौरान। क्यों भाई? वो शरारत से मुस्कुराई तो असद ने लपक कर इसकी पोनी पकड़ ली। हर वक्त जासूसी मत किया करो, समझी? भाभी, वो चिल्लाई। असद, बुरी बात है, छोटी बहन है। और जहाँ तक परफ्यूम और शर्ट का मामला है तो आप ही के भैया का माल है। जहाँ हम ऐश कर रहे हैं आप भी कीजिए और हमें दुआ दीजिए। वो ऐसी दोस्तों भाभी थी। इद्दत ही भाभी सिर्फ नावला जी मिलती हैं। हुर्रे भाभी दी ग्रेट, जिंदाबाद। कदरे फासले पर बैठी मिसिस कमाल ने ये सब मुस्कुरा कर देखा और दिल दिल में अपने घर के सुकून के लिए दुआ हो गई। एक नए सॉन्ग वीडियो की स्टूडियो शूटिंग कंप्लीट करवाने के बाद इसने सबको कुछ देर का ब्रेक दिया। अच्छा, यही हीरो है इरसम। अभी समंदर के किनारे की शूटिंग्स बाकी थी। मॉडल ड्रेस चेंज करने चली गई। वो कॉन्सेप्ट के पॉइंट्स उठाकर सिंगर अली के पास आ बैठा। अभी दोनों ने चंद सीन ही डिस्कस किए होंगे कि वह वापस आ गई। इठलाती हुई इनकी जानी पड़ी और कुर्सी खींच कर बैठ गई। इरसम, एक आइडिया दूँ आपको? वो मॉडल अपनी नाजेबा हरकत की वजह से इसको सख्त नापसंद थी, मगर सिर्फ अली से अपनी अच्छी दोस्ती की वजह से मुश्किल बर्दाश्त कर रहा था। अगर हम इस वीडियो में बारिश के भी कुछ शॉट्स बना ले तो कैसा लगेगा? क्यों अली, तुम बताओ? वो इसकी जानिब मुड़ी। अली जो सिंगर होने के अलावा मेल मॉडल का रोल भी कर रहा था बोला, मुझे अंदाज़ा नहीं। इरसम इज़ डायरेक्टर, इसी से पूछो। वो अपनी जान साफ बचा गया, मगर ये आइडिया को इसके तलों से लगकर सर पर बुझा। उल्लू की, क्या ये 3 घंटों की फिल्म बन रही है जिसमें खुराफात भी रखूँ? वो भी तुम्हारे साथ? पागल हो ना? इसने जल भुनकर दिल में कोसा। बताइए ना प्लीज़। देखो साहब, स्टोरी मुकम्मल हो चुकी है। स्टेज पर न्यू चेंजेस सारे कॉन्सेप्ट को तबाह कर देंगे। फिर सही, इसने बमुश्किल डाला, वरना हकीकत ये थी कि वो इसके साथ ही सीवर शूटिंग से भी कोफत में मुब्तला था। वो अपने काम को जिस कदर डिसेंट और मुनज़्ज़म अंदाज में करना चाहता था, इस लड़की की वजह से वो इस कदर लेट हो चुका था। पिछले 2 हफ्तों से वो इसके बेसुरोपा नखरे बर्दाश्त कर रहा था। लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट से प्रोडक्शन में 4 साल ग्रेजुएशन की डिग्री के अलावा ड्रामा डायरेक्शन में मास्टर्स भी था। वतन वापस आकर फील्ड ज्वाइन किए तकरीबन 4 साल हो चुके थे, मगर अपनी फॉरेन ट्रेनिंग के बायस वो इस प्रोफेशन को बहुत ही फेयर तरीके से चलाना चाहता था। डैडी की मदद के बगैर अपनी मेहनत से एक शानदार प्रोडक्शन हाउस इसका ख्वाब था, मगर गुज़िश्ता सालों के दौरान इस फील्ड में गुजारे वक्त से इसको ये अंदाज़ा बखूबी हो चुका था कि दूर के डोल सुहाने। इस प्रोफेशन में तरक्की और कामयाबी का जीना चढ़ना इस कदर सहल भी ना था जितना इसे लंदन में दौरान तालीम लगा। ये पैसा, लालच, रिश्वत, अकरवा परवी जैसी रुकावटों की दौड़ थी, नाकिस क्वालिटी पर ग्लैमराइज्ड कोटिंग, ग्रुपिंग और लॉबिंग मौसर हथियार थी। मगर वो इन सबसे फैड अप होने के बावजूद भी हौसला नहीं हारा था। अपने मुनफरिद स्टाइल और अनथक मेहनत के बायस अपने काम को आहिस्ता आहिस्ता मनवाता जा रहा था। बेशुमार प्रेजेंटेशंस, म्यूज़िक वीडियोस के अलावा गुज़िश्ता सामाही में इसका एक मेगा सीरियल एक प्राइवेट चैनल से हिट हो चुका था। प्लॉट के इंतखाब और मौसर डायरेक्शन ने इसको एकदम लाइमलाइट में ला खड़ा किया, मगर इसका ख्वाब अभी भी दूर था। सॉन्ग वीडियो के रुझान ने जहाँ सिंगर को शोहरत दी, वहाँ इसके डायरेक्टर्स भी अवामी मकबूलियत हासिल करने लगे और इस फील्ड में भी मुकाबला बढ़ने लगा। अपनी महारत से की कि जदीद एडिटिंग और मजबूत स्टोरी के सबब इसके बहुत से वीडियोस कम वक्त में पॉपुलर हो चुके थे। अमूमन सिंगर्स, मॉडल्स के मामले में इसको पाबंद नहीं करते थे, मगर इस वक्त वो सिर्फ अली की दोस्ती में साहब जैसी मॉडल को भुगतने पर मजबूर था। अली भी इसको ठीक ठाक पे करके लाया था। सीवीओ पर पहुँचकर इसने अपने बुरी तरह घूमे हुए मीटर को बमुश्किल काबू किए रखा। जैसे तैसे शॉट्स लिए वो मोहतरमा हस्बत वक़्त जलपरी बनने की कोशिश में मसरूफ़ थे। वो तो शुक्र था कि ये आखिरी मनाज़र थे। कैमरा रोम आउट करवाते वक्त वो दिल में कह रहा था, कर लो जो जी मैं कर लो, एडिटिंग सारी अभी मेरे हाथ में ही है, अली को समझाना मेरा काम है। ताबी, इसने अपने असिस्टेंट को आवाज़ दी जो इसका बेहतरीन दोस्त भी था। वो करीब चला। मैं अली से माजत करके ऑफिस जा रहा हूँ, सर में शदीद दर्द है, थोड़ा रेस्ट करूँ चाहिए, तो बाकी काम समेट कर आना, और इस नागहानी अजाब को तो घर तक छोड़ कर आना। दिमाग पका कर रख दिया खुदा की कसम। ताबिश ने इसकी टेंशन दरा शक्ल को बड़ी तशवीश से देखा। ओके तू जा, भाग यहाँ से, बल्कि ऐसा कर घर जाकर रेस्ट कर, मशवरा मुनासिब था। चल बे। मिल्क प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन क्या मेरे डैड आकर बनाएंगे? जुमेरात की डील थी ना। ओह, ताबी चुप हो गया। अली से माजत करता सीधा ऑफिस पहुंचा तो 5 बज चुके थे। मेन कारसाज में शानदार सा वेल डेकोरेटेड ऑफिस डैडी ने इसकी डिग्री के साथ वापसी पर गिफ्ट किया था। चिपड़ासी चाह चुका था। इसने खुद ही लॉक खोला, अंदर जाकर सोफे पर ढेर हो गया। चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी, मगर खुद बनाने की हिम्मत ना थी। वैसे ही पड़ा रहा और आंख लग गई। ताबी किसी वक्त आया, इसको खबर ना हुई। इरसम यार उठ, टाइम देख, 10 बज रहे हैं। गॉड, वो बौखला कर उठ बैठा। सर अभी तक बोझल था। लगता है आज तू वाकई थक गया। नहीं यार, बात थकन की नहीं है, वो मसी मुसीबतें इसका तो जान चलाती रही है, आखिर में मेरा जब्त जवाब दे गया था। ताबी हंस पड़ा। अच्छा अब ज़रा तू दौड़ कर मुँह हाथ धोआ, ताकि दोनों मिलकर इस गर्मा गर्म पिज़्ज़े से एनर्जी रीजनरेट करें। मुझे यकीन है भूखा पड़ा होगा तो अभी तक।
इसके मुंह धोने के दौरान ताबी चाय भी बना चुका था। ताबी बिलाशुबा इसके कहकों के अलावा वहशत और थकन का भी साथी था। खाने के दौरान वो इससे अपने आने के बाद की तफसील पूछता रहा। अरे हाँ, याद आया, अरसे बाद किसी ने नया चांद चढ़ाया। क्या मतलब? किसी मून प्रोडक्शन का इफ्तिताह हो रहा है, इन्विटेशन आया है, तू जाएगा? वैसे तो सभी को बुलाया, ताबी ने इतला फराहम करते हुए पूछा। क्यों, क्या मैं बहुत फारिग नज़र आता हूँ तुझे जो तू खेल तमाशा में जाऊँगा? यह न्यू एंट्री है, चल कर देखती हूँ तो है कि कितने दम वाली पार्टी है। देख प्यारे, तू जाना चाहता तो ज़रूर जा, और कुछ नहीं तो आंखों को हुस्न की ताबनाइयाँ तो देखने को मिल ही जाएंगी। आंख दबाकर मुस्कुराया। और जहाँ तक सवाल दम खम का है तो माल में तो दम हो गई, जब भी आते के साथ ही इस कदर गा बजा कर इफ्तिताह किया जा रहा है। उस काम का अंदाज़ा मार्केट में आने के बाद होगा। इसने पुरसकून अंदाज में सोफे की बैग से टेक लगाकर ताज़ा सिगरेट सुलगाते हुए कहा। इसका मतलब ये हुआ कि तू नहीं जाएगा? हाँ, मगर तू ज़रूर जा और भेद ले, हो सकता है तुझे बिजनेस का कोई नया गुर हाथ लग जाए। इसका लहजा सरीहन शरारती था। यस पापा, ग्रैंड पार्टी, रियली? आपको बहुत मिस किया। वो नहायत फ्रैंक अंदाज में बेड पर बैठी पापा को इफ्तिताह की तफसील बता रही थी। वो भी कुछ देर पहले पार्टी से लौटी थी। वो बचपन से क्रिएटिव आर्ट की तरफ माइल थी। वालिदैन की इकलौती औलाद होने के बावजूद भी इसको बाप के बेतहाशा पहले बिजनेस से कोई लगाव ना था। लिहाजा हाई स्कूल पास करते इसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला ले लिया। फारूक खान की बेहद लाडली थी, लिहाजा मम्मी के एतराज़ के बावजूद भी इसने वहीं से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। डिग्री मिलने के साथ इसकी अगली फरमाइश पाकिस्तान जाकर प्रोडक्शन स्टार्ट करने की थी। कोई काफ़ी बड़ा रिस्क था, मगर वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर सब खर्च कर सकते थे। दूसरे ने अपनी गोल्ड मेडलिस्ट बेटी की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। कराची में अरसे से मुकीम फील्ड के कुछ काबिल भरोसा लोगों से मशवरा किया, जिन्होंने एक शानदार प्रोडक्शन हाउस बनाने में इसकी मदद की। दूसरे, इस तकरीब का एक मकसद फील्ड से मुंसलिक लोगों से तारुफ हासिल करना था। पापा, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? अचानक इसको याद आया। कौन सा? आपकी इन सारी कार्रवाइयों को सबसे कीमोफ्लॉज करने का। वो हंस पड़े। जी बेटा, बिल्कुल याद है कि आप यहाँ पर मोना खान है, मून प्रोडक्शन की मालिका। मनाहिल फ़ारूक अहमद तो हमारी प्यारी सी बेटी है। बेफिक्र है, किसी को भी नहीं बताया जाएगा जब तक आप ओके ना कहें। और कोई हुक्म? नो पापा, आई लव यू। थैंक यू माई लव, मगर आप भी ये प्रॉमिस करें कि ज़ुबैदा खातून को परेशान नहीं करेंगी। कोई ज़िद नहीं। आई डू पापा। ओके, अब आप सो जाएं। यहाँ दिन होने का ये मतलब नहीं है कि आपकी तरफ काफ़ी रात गुजर चुकी है। बाकी बातें फिर होंगी। ओके ओके, बाय, टेक केयर। इसने जैसे फ़ोन रख कर टांगे सीधी की तो ज़ुबैदा खातून को खड़े पाए। ओ नो बुआ जान, प्लीज़ अभी नहीं, आप चलकर सोएं। इसने इनके हाथों से जैतून के तेल की बोतल लेकर रखते हुए कहा। नहीं, तुम चलो अभी फ़ौरन। अल्लाह जाने इस मुई पार्लर वाली ने न जाने कैसे कैसे स्प्रे करके मेरी बच्ची के खूबसूरत बालों का जैसे घोंसला ही बना दिया। हम अभी मालिश करेंगे, बाल भी सीधे हो जाएंगे और दिमाग को सुकून भी मिलेगा। ज़ुबैदा खातून मम्मी की ख़ानदानी मुलाजमा थी, जो शादी के वक्त इनके साथ भेजी गई थी। कम उम्री में बेवकी का गम उठाने के बाद इनके दर को अपना घर बना बैठी थी। इसकी पैदाइश से लेकर अब तक सारी परवरिश इनके हाथों ही हुई। अमेरिका में रहने के बावजूद भी मुस्लिम तहजीब से आगाही, कुरानी तालीम, नमाज, इसके अलावा इसके बेहद से घने कमर से नीचे जाते सिल्की बाल की दिन रात की मेहनत का समर थे। और इनकी सख्त हदायत थी कि वो इसको हमेशा चोटी बनाए रखे। खोलने पर नज़र लग सकती है, मगर इस वक्त पार्टी के लिए बालों को रोल करना इनको बहुत बुरा लगा था। हाय, वो और असद लॉन में नेट लगाए बैडमिंटन खेल रहे थे कि बैल बजी और मुसलसल बेईमानी करके पॉइंट्स बना रहा था। बैल की आवाज़ पर रैकेट फेंक कर घास पर बैठ गए। जाओ गेट खोलो, फजलदीन बाबा नमाज़ पढ़ने गए में। वो पाँव पटकती गई और गेट खोला तो इधर एक बेहद पुरवकार खूबसूरत सी खातून को खड़े पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस हसन हूँ, सामने वाले घर से आई हूँ। अभी कुछ ही अर्सा हुआ हमें शिफ्ट हुए। सामने वाला घर खतरे का घंटा बचा। बिटिया, आपकी ममा घर पर होंगी? जी, वो ममा तो शॉपिंग के लिए गई हुई हैं। गुज़िश्ता दिनों की गई वारदात पूरी आबोताब से जहन की स्क्रीन पर जगमगाई थी, और साथ ही फ़ौरन भगा देने का आइडिया भी इतने मैसद करीब है। रानिया कौन है? भाई, ये आंटी है सामने वाले घर से। इसके बाजू को दबाते हुए इशारा करना चाहिए, या तो असद वाकई समझ नहीं पाया या फिर जानबूझकर बोला। ओ, खालिद भाई की मदर। आइए आंटी, अंदर आइए। मगर ममा, भाई मम्मा तो, हाँ मम्मा अंदर ही हैं। वो इनको लिए ड्राइंग रूम की जानी पड़ा। वो जलतू जलालतू का वेट करती इसके पीछे किचन में जाकर खान सामा को चाय के साथ रिफ्रेशमेंट का कहा और खुद दबे पाँव ड्राइंग रूम की जानी पड़ी। अंदर से खुशकंपियों की आवाज़ आ रही थी, और हद तो ये थी कि असद खुद शरीफ बच्चा बना इनके साथ शामिल था। खान सामा ने ट्राली के लिए पर्दा हटाया तो सामने विराजमान असद की नज़र इसके होंक सूरत पर पड़ी। रानिया, अंदर आ जाओ। आंटी बड़ी स्वीट सी हैं। वो शर्मिंदा सी बैठ गई। आंटी को तो इस दिन वाली बात का पता ही नहीं था। खालिद भाई बिना बताए चले गए थे, मगर मैंने इन्हें अभी बताया। इसका लहजा शरारत से पुर था। इसके सर पर गोया बम फटा। घबरा कर इनकी जानिब देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। नो प्रॉब्लम बेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग तो किसी से भी हो सकती है, और मुझे पता है खालिद तो इस नेचर का है भी नहीं। एक्सरसाइज का शेड्यूल आ चुका था और शिफ्टिंग का भी काम था। बस खुदा का शुक्र है सब कुछ सही हो गया। गुड, थैंक गॉड वो खड़ूस यहाँ नहीं है। वो दिल ही दिल में खुश हुई। ड्रामे पास, मेरे भोले भाई तो बस यूनिफॉर्म के ग्लैमर में मारे गए।
बेटा आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? इन्होंने पूछा। जी मैं अभी बीकॉम पार्ट 1 में आई हूँ, वो फ़ख्र से बोली। और आप? इन्होंने असद से पूछा। एनईडी 3rd सेमेस्टर में। इतने में नौशीन ने दूर कहीं से रानियों को आवाज़ दी तो मिसेस कमाल ने इसको भी आवाज़ देकर बुला ली। ये मेरी बहू है, बड़े वाले हैदर की बीवी। इन्होंने हाथ मोहब्बत भरे अंदाज में इसका हाथ पकड़ कर करीब बैठाया। 2 साल हुए इनकी शादी को। माशाल्लाह, खुदा आबाद रखे। नौशीन के सरापे से मुतवक्का खुशखबरी करीब ही आती नजर आ रही थी। आपको पता है ये खालिद भाई की अम्मी है। असद की सरगोशी खासी बुलंद थी, वो तब करेगी। मिसेस हसन को दोनों की नोक झोंक लुत्फ दे रही थी। अरसा दराज से बोरियत तो तन्हाई का शिकार थी। खालिद का कोल का ट्रेनिंग पर था जब वो बेवा हो गई थी। फिर इसकी शहर शहर पोस्टिंग्स की वजह से कोई मखसूस मेल जोल भी ना था, मगर यहाँ इनको ये मोहब्बत भरी फैमिली बहुत पसंद आई, खसूसन रानी की मासूमियत भरी शरारतें। चल लो जी, आई मल्लेदारा ना मिलन से थे बहू पसंद कर गई। वो काफ़ी देर से कंप्यूटर पर बैठा अली के नए सॉन्ग वीडियो में इफेक्ट्स डालने की कोशिश कर रहा था, मगर शॉट बन नहीं रहा था। उफ डैम इट, वो माउस फेंक कर चिल्लाया और कानों पर चढ़ा हेडफोन भी उतार दिया। तो बेटा पर मिल्क प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंट्री को एडिट करता पहले मिल्क प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंट्री को एडिट करता। ताबी चौंक गया। ओए तुझे क्या हुआ? वो कुर्सी लेकर इसके करीब है। कोई मसला है? नहीं यार, मैंने तो लंदन फ़ोन करके इफेक्ट्स की कुछ सीडीज भिजवाने को कहा था। मैं अली को इस सॉन्ग के एक नए मुनफरद अंदाज में देना चाहता हूँ इफेक्ट्स के साथ, मगर बात बन नहीं रही। इसने माथे पर बिखरे बालों को पीछे हटाते हुए कहा। बाल कटाए नहीं? क्या मतलब? ये तो क्या करना चाहता है यहाँ? ताबी को बात समझ ना आई। मैं वीडियो के बैकग्राउंड कलर और ग्राफिक्स को सॉन्ग के म्यूज़िक के मुताबिक देना चाहता हूँ। दोनों में हारमोनी होनी चाहिए, मगर साथ ही साहब और अली के शॉर्ट्स भी बैलेंस में हो। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? ये कोई मुश्किल है? अब एक घामट, सारा प्रॉब्लम ही तो यहाँ है। वो मासी मुसीबतें इस कदर ब्राइट कलर्स और मेकअप में है कि बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रही, और अगर बैकग्राउंड को लाइट करता हूँ तो म्यूज़िक के साथ बैलेंस नहीं करता, जो मैं नहीं चाहता। ताबी हंस पड़ा। तो मेरी जाने जिगर, जब वो बीबी तजदीदी आर्ट का शाहकार बनकर आती है तो इस वक्त मुंह में क्यों कंगियाँ लेकर बैठा रहता है? डायरेक्टर है? खसियारा तो नहीं? डपट कर चेंज करवा दिया कर इसी टाइम। करवा दिया कर इसी टाइम, इसने चिढ़कर नकल उतारी। अबे तू क्या मरीख पर बैठा होता है इस टाइम? पता नहीं कितना चूचू करती है। ड्रेसेस फलां बुटीक से मंगवा लें, ज्वेलरी मेकअप अलग समीना की जान साफ के रखती है। मैंने ये वाला शेड लगाना, ज़रा ब्रश एंड डार्क करो, वो हलक से निस्वानी आवाज़ निकालता हुआ बोला। ताबी बुरी तरह से हंस पड़ा। खुदा की कसम नीरी टेंशन है, तो खुद ही कास्ट की है ना? वो बमुश्किल हंसी रोकता हुआ बोला। नहीं, अली की चॉइस है, आइंदा मेरे बाप की भी तोबा जो इससे लूँ। वो चिल्लाए हुए लहजे में सिगरेट होंठों से लगाता हुआ बोला। मारा जाएगा एक दिन अपनी इन्हीं यारियों की वजह से। इधर कोई भी मुखलिस नहीं किसी के भी साथ। दाव लगा और डब्बा गोल, मगर तू ठहरा डफर, इस बात को भी समझने में 10 साल लगाएगा। ताबी की ऑब्जर्वेशन और पब्लिक डीलिंग से कई ज़्यादा थी। ज़रा आँख खोल मेरे भाई, तो आज तक प्रोडक्शन हाउस के नाम पर ये चंद एक सिस्टम, एक आध कैमरे, लाइट्स और एक NLE लिए बैठा है। तेरे साथ के लोग कहाँ से कहाँ जा पहुँचे। सरमद सुल्तानी को देख, चंद साल पहले बॉबीज़ के साथ कैमरामैन था, आज सॉन्ग वीडियोज़ का किंग बना बैठा है, और तू फॉरेन क्वालिफाइड डायरेक्टर सड़कें नाप रहा है। ताबी को इसकी बेफिक्री और मुआवजे के मामले में नरम दिली बहुत खुलती थी। बस चॉप श्योर नहीं मचाएगा, जो नसीब में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। अब उनका नेचर जलने का नहीं, पैसे के वास्ते क्लाइंट की उंगली पर नहीं नाचने का काम करेगा। अपनी मर्जी से कम मिले या ज़्यादा, आई डोंट केयर। मजदूरी करेगा, खाएगा पिएगा और चैन का नींद सोएगा। इट्स माई लाइफ। अचानक मार मावड़ाई लहजा इस पर सवार हो गया। ना पार्टिकर अब किधर, ना पार्टनर अब किधर चैन का नींद। ताबी ने इसके चेहरे के आगे हाथ लहराया। क्यों? लारा क्राफ्ट इन एक्शन, डियर मून प्रोडक्शंस ने सबके लिए खतरे का सायरन बजाया। और मोना खान क्या डायरेक्टर है? देखने में कॉलेज गर्ल लगती है। सब बच्चा लोग को अब पता चलेगा ना कि अब जब ब्यूटी मनी और टैलेंट मिलकर गुल खिलाएंगे। वो सारी लाते हुए बोला। क्या बक रहा है? भंग तो नहीं पी आया? इसने दोबारा स्क्रीन की तरफ रुक किया। नई शहजादे मैं मिला हूँ, शी इज़ वेरी टैलेंटेड। अमेरिका से डायरेक्शन में डिग्री ली है, आजकल सुना फील्ड से तजर्बाकार लोगों को तोड़ रही है। किसी का कैमरामैन तो किसी का एडिटर। भैया जी होशियार है ना, अपने नगों पर नज़र रखना। सारे ज़रूरतमंदों का सहारा तो बन जाते हो। मैम साहब की झलक और पैसे की चमक देखकर तेरे को ही बेआसरा ना छोड़ जाए। ताबी ने आंख दबाई। नो वे, मेरा बच्चा। लोग बिकाऊ माली अपनी टेंशन नहीं लेने का। इसने लापरवाही से कंधे उचकाए और त्वचा काम पर मरकूज कर ली। एड्डा भी टेंशन फ्री ना हो के बह। मम्मी पापा के साथ ईद मनाकर वापस पहुंची तो काफ़ी काम इकट्ठा हो चुका था। फ्रेंड्स के साथ मिलकर अमेरिका में किए गए तजर्बात की वजह से कंपनीज में इसकी प्रेजेंटेशंस बहुत पसंद की जा रही थी। कितने क्लाइंट सिर्फ डेट और डील के मुंतजिर थे। गोबा का ईद भी अभी काफ़ी टाइम पड़ा था, मगर पूरी त्वचा अपने पहले ड्रामे पर वो भी ईद स्पेशल पर देना चाहती थी। स्क्रिप्ट भी खुद इसका अपना लिखा हुआ था। एक प्राइवेट चैनल से ओके का सिग्नल मिलते कैरेक्टर सिलेक्शन पर काम किया।
पैसों का प्रॉब्लम था नहीं, लिहाजा काफ़ी मकबूल और रेडीमेड गारमेंट्स के मशहूर मॉडल फ़हद जलाल को हीरो और एक मशहूर आर्टिस्ट को हीरोइन कास्ट कर लिया। इसे टाइमिंग्स फाइनल करने के बाद इसने एक सीरीज से शूटिंग का आगाज़ किया, जो जिस टाइम का कहता तैयार हो जाती। दिन रात मुसलसल काम, इसी दौरान दूसरे प्रोजेक्ट्स भी निपटाती जा रही थी। इस वक्त भी एक लोकेशन पर साइड हीरोइन का सीन शूट करवा रही थी, जो उस दर्जे की एक्ट्रेस थी। एक्टिंग तो बस गुजारा ही था, मगर बाकी गुनों की पूरी थी। इस वक्त वो सीन से पहले अपना मेकअप रिफ्रेश करवा रही थी। सारा, आपको एक मिडिल क्लास की जिम्मेदार सी लड़की का रोल करना है, इसलिए मेकअप बहुत लाइट होना चाहिए, बस नेचुरल टच के साथ। दुपट्टे को खोलकर चादर के स्टाइल में कर लीजिएगा। वो सरसरी अंदाज में इसके हुलिये पर नज़र डालती अपने कैमरा अटैच्ड डिस्प्ले की तरफ बढ़ी, जो वहीं एक तरफ पड़ा था। अरे मोना जी, सब चलेगा, आप फीमेल रोल की डिमांड को बेहतर समझती हैं। हल्का मेकअप कितना बैड इंप्रेशन डालेगा, व्यूज़ पर अच्छा नहीं लगेगा। वो हंस पे आदत ठिनकी तो वहीं रुक गई। दिन रात की थकन अलग थी, इस अहम खाना फरमाइश पर तो जैसे दिमाग ही घूम कर रह गया। जी यकीनन, मगर इस करैक्टर की डिमांड को देखना मेरा काम है, आपका नहीं। अंबर प्लीज़, लाइट शेड्स ओके। वो अपनी फीमेल मेकअप आर्टिस्ट को हदायत देती मॉनिटर के सामने कुर्सी संभाल चुकी थी। सारा एकदम सटपटा गई, वो चुपचाप वापस चली गई। कैमरामैन शब्बीर साहब एंगल सेट कर रहे थे। इस फील्ड के काफ़ी पुराने आदमी थे। वो इनको न्यू एज इंटरटेनमेंट से तकरीबन डबल सैलरी पर लाई थी। 4 जवान बेटियों के बाप थे, दो अभी ब्याहनी बाकी थी, इसलिए पुरकशिश ऑफर ठुकरा ना सके और चले आए। गुजरते वक्त के साथ इन्हें अपनी बेहद प्रोफेशनल अप्रोच वाली मेहनती कम उम्र डायरेक्टर बहुत पसंद आई। महज़ब और नरम हो इनसे तो पहले हमेशा बड़े एहतराम से बात करती थी। इसके थके हुए चेहरे को देखकर उन्होंने स्पॉट बॉय से चाय का कहा और करीबी कुर्सी खींच कर बैठ गई। बेटे आप टेंशन ना ले, हो जाएगा सारा काम, इन्होंने से तसल्ली दी। कैसे होगा, आप ही देखें ना, आखिर यहाँ लोगों की अप्रोच इस कदर नॉन प्रोफेशनल क्यों है। रियलिटी अपने असली रंग में मसनूई ग्लैमर से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्यों नहीं समझते ये। और ये सारा, मेरा ख्याल था काफ़ी अरसे से काम करिए, सीख चुकी होगी, मगर ये उफ डिस्कस्टिंग। वो बुरी तरह चिल्लाई हुई थी। मैडम ये इसका पुराना वतीरा है, अब तो कोई भी इसको कास्ट करना पसंद नहीं करता, मगर इसने तो मुझे खुद ही कहा था कि फ़ोन करके और अपनी हिट सीरियल्स की तफसील बताई थी। वो हैरान हुई। क्या आपने देखे? नहीं ना, सारी ऐसे ही थे, कोई भी पावरफुल रोल आज तक नहीं किया। आपने तो फिर भी अच्छा खासा काम दे दिया। जब अरसम कमाल जैसा डायरेक्टर भी फेडअप हो जाए तो समझे इंतहा हुई है। हुई जी। वो ट्रे में रखा चाय का मग उठाते हुए बोली। बड़े परफेक्ट किस्म का डायरेक्टर है। मैंने काम तो नहीं किया, मगर बहुत कुछ सुना है इसके बारे में। अपने असूल और काम का पक्का। इसे तो लोकेशन पर ही बाहर किया था, कोई सैड सीन था, ये एक्सप्रेशन सही नहीं दे रही थी। दूसरे वही कपड़े मेकअप पर बेकार जिद। अब भला आप ही बताएं, कैंसर के मरीज अस्पताल के बेड पर ऑरेंज रेशमी साड़ी और फ्रेश मेकअप में कैसी लगती। बस डांट कर मुंह धोने का बोला तो रोना धोना मचा दिया। सोचा होगा दूसरों की तरह पिघल जाएगा। वो ठहरा उल्टी खोपड़ी का आदमी और काम का भी धनी, बर्दाश्त न कर सका, खड़े खड़े आउट कर दिया और दूसरी लड़की को रख लिया। तब से ज़रा सुधरी है। इट्सम, वो ज़ेरे लब बोली। काम का बंदा मालूम होता है शब्बीर साहब। किसके साथ है? आई मीन किसी चैनल या फिर अपना? अरे नहीं, छोटी सी इंडिपेंडेंट टीम है इसकी। गुड, मुझे भी एक ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है। अपना आइडिया इसके सामने रखा तो इस पर पढ़। नामुमकिन कभी नहीं आएगा। वो हंस पड़े। नामुमकिन कभी नहीं आएगा, किसी के साथ नहीं जाता, अपना काम अपनी मर्जी से करता। उम्र ज़्यादा नहीं है, मगर महारत बहुत है। हाँ तो काम अच्छा आता हो तो नखरा भी बर्दाश्त किया जा सकता है। कितना ले लेता होगा एवरेज? हम मुँह मांगा देंगे। तो थोड़े टाइम में यहाँ लोगों की सती जहनीत से वाकिफ़ हो चुकी थी। शब्बीर साहब अब संजीदा हो गए। मैडम आप गलत समझ रही हैं। इट्सम कमाल बाकी लोगों जैसा नहीं है। इसका बाप शहर का बहुत ही बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है। कमाल प्राइवेट लिमिटेड के अंडर बेशुमार अदारे, करोड़ों का मालिक होते हुए भी अपना काम खुद करता है। पैसे के लिए उल्टे सीधे काम नहीं करता। यूके से डिग्री होल्डर है। वाओ, इसके मुँह से सताइशी अंदाज में निकला। ग्रेट, हमारी पार्टी में आया था? नहीं, वो वुमन पार्टीज और शोज़ अटेंड नहीं करता। इंटरेस्टिंग, तो लोग इसे कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं जब वो पीआर नहीं बनाता? इसका काम मैडम, काम अपना आप मनवाता है। जो क्लाइंट भी सुथरा और मुनफरद काम चाहता है कॉन्टैक्ट कर लेता है। वेरी नाइस, मिलना चाहिए इससे। अच्छा कंपटीशन क्वालिटी इंप्रूव करता है। कभी मौका मिले तो मिलवाइएगा ज़रूर। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी सुना है आजकल एक मशहूर चैनल इस ईद का स्पेशल प्ले बनवा रहा है। कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पर ही मिलेगा। हैदर के घर एक सेहतमंद बेटे की आमदनी यकसा अंदाज में गुजरते ज़िंदगी के शब व रोज़ में एक खुशगवार हलचल मचा दी। रानी और असद की खुशी का कोई ठिकाना न था, क्योंकि रानिया के बाद ये घर में किसी छोटे बच्चे का इजाफा था। सबके मुश्तरका सलाह मशवरे से इसका नाम अमन हैदर तजवीज़ हुआ। दोनों यूनिवर्सिटी कॉलेज से आते सीधे भाभी के कमरे में घुस जाते। वो भी फारिग होते घर का नंबर मिलाकर नौशीन से इसकी खैर खबर लेता रहता कि इसी दौरान हैदर और कमाल साहब का एक साथ ही अमेरिका जाने का प्रोग्राम बन गया। भाभी के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वक्त इनके साथ गुजारे। मामा ने बखुशी इनको मैके भेज दिया। तकरीबन महीने भर के लिए घर 3 अफराद के जाने की वजह से सुनसान हो गया। असद के सेमेस्टर ब्रेक और रानी के 3rd ईयर के एग्जाम्स के बाद की छुट्टियां थी और दोनों सख्त बोरियत का शिकार थे और नाश्ते के बाद डाइनिंग टेबल पर जमे इस बोरियत को दूर करने का प्लान बना रहे थे। वो हंसपे मामूल रात देर से घर आया था और सो रहा था। अचानक असद के दिमाग में एक आइडिया है। राना, हॉक्स पे चलते हैं, एक आध दिन इधर ही गुजारते हैं।
हम दो अकेले? रानिया ने मुंह लटकाया। हेलो एवरीबॉडी, क्या हो रहा है? ताबी भैया, दोनों ने नारा लगाया। वो आकर इत्मीनान से कुर्सी खींच के बैठ गए। आप हैदराबाद से कब आए? रानिया ने पूछा तो वो उंगली पर कुछ गिनने लगा तो रानिया हैरान रह गई। तकरीबन 5 साल तो हो ही गए हैं। वो चिल्ला गई। उफ, मैं भी की बात कर रही हूँ। ओ अच्छा, रात पहुँचा। सब ठीक है? असद ने पूछा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। प्रिंस कहाँ है? भाई रात तकरीबन 2 बजे आए थे, सो रहे हैं। काम कैसे चल रहा है? अब तो 2 दिन रेस्ट है, फिर ईद प्ले की शूटिंग शुरू हो रही है। रेस्ट यानी नो काम? दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। हम दोनों हॉक्स पे का प्रोग्राम बना रहे हैं, आप चले प्लीज़, मज़ा आएगा। हाँ तो चलो, इसने इत्मीनान से टांगे फैलाई। बल्कि जाओ, इस चर्सी को भी जगा लाओ, 7-8 घंटे नींद पूरी करने के लिए बहुत है, वो भी चलेगा। रानिया ने मुँह पर सोरा। वो तो शायद ही चले, आंखें तरस की इनको किसी ट्रिप पर साथ देखे। तोबा तोबा, अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। इल्ज़ाम तराशी, और वो भी अपने बड़े भाई पर, गुनाह है गुनाह। इरसम की फ्रेश आवाज़ कानों से टकराई। तीनों की गर्दन एक साथ मुड़ी। वो सीढ़ियाँ उतरता इन्हीं की जानिब आ रहा था। गालपन शावर भी ले चुका था, गीले बालों से अंदाज़ा हुआ। बाबा चाय, इसने खान सामा को आवाज़ दी। ईद प्ले की कास्टिंग फाइनल कर ली तूने? हाँ, और मैं इस बार हीरो फ़हद जलाल को ले रहा हूँ। वाओ, दोनों चहक उठे। गुड, ताबी ने भी सराहा। फिर फ़ोन कर ले इसे। नहीं, तू जो नहीं था। फिर फ़ोन कर लिया इसे? नहीं, तू जो नहीं था, अभी फ़ोन कर इसको। नंबर होगा तेरे पास? इसने ताबी को काम पर लगाया। असद कार्डलेस उठा लाया। कुछ देर बात करके फ़ोन रख कर इसने एक घूंसा इस पर तान लिया। अबे होश कर, वो खुश को बचाता हुआ बोला। तेरी इस कहली की वजह से इतना अच्छा हीरो निकल गया। 15 दिन हुए उड़ा कर ले गई है वो लारा क्राफ्ट तेरे हीरो को। ताबी का लहजा जला हुआ था। ओ नो, नॉट अगेन। वो झंझला कर कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया। मूड एकदम ऑफ हो गया। दोनों हैरत से देख रहे थे। भाई, ये लारा क्राफ्ट कौन है? असद ने बेताबी से पूछा। इससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो। ये तो फ़ैन है इसका। इस फूलन देवी का पिछले 2 महीने के दौरान हमारी 3 डील्स उचक कर क्लाइंट तोड़ चुकी गई है। और अब ये इस ईद प्ले का हीरो, डैम इट, आई विल किल हर। वो सिगरेट सुलगाता हुआ बोला। अबे क्या हो गया? ताबी ने सिगरेट छीन कर बुझाई। तू बताओ बताओ बताओ, मैं क्या करूं? वो लड़की हद से ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। जानती है फील्ड में लड़कियां कम है, हुसन भी और पैसा भी। हमारे लोगों की घटिया सोच तू जानता ही है। वो सख्त तपा हुआ था। इट्सम होश कर, वरना तू बेहतर जानता है कि वो इस टाइप की नहीं, क्वालिटी वर्क देती है। PR पर लगी हुई होगी, दिन रात लगी रहती है। तेरी तरह ख्वाब खरगोश के मज़े नहीं लूटती। देख ले तू। ख्वाब देखता रह गया फ़हद के, और वो मैदान मार गई। ताबी ने बेरहमाना तज्जिया किया तो वो चुप हो गया। छोड़, तू दिल छोटा ना कर, कैसे तो है ना अपना यार, इसको ले लेंगे। चल अब बच्चे लोग को खुश करते हैं। ओके। वो तवील सांस लेकर मुस्कुराया। तुम लोग पैकिंग करो, कल शाम तक के लिए वो कैसर को बताता हूँ। जिंदाबाद, तीनों का नारा फलक शगाफ था। और हाँ, तुम मीनू बीबी को भी बुला ले, राना को भी कंपनी मिल जाएगी, वरना तो सारा टाइम लहरें गिन गिन कर मुझे कोसने देगा। वो इसे आंख मारता कमरे की जानिब बढ़ा। हॉक्स पे पर कमाल साहब का अपना छोटा सा 2 कमरों का कॉटेज था। न्यूल बीच के साथ ही वो अमूमन बंद रहता था, मगर इस वक्त इसकी रौनक अरूज पर थी। फुल म्यूज़िक के साथ सामने नरम गरम रेत पर इन सब की धमा चौकड़ी। मीनू, ताबी, रानिया और असद फ्रिस्बी खेल रहे थे। मिसिस कमाल और सामने वाली मिसिस हसन, जिनकी उन्होंने बिल्कुल चलते वक्त साथ ले लिया था, करीबी वॉक कर रही थी, और वह उस प्यारे टेरेस पर खड़ा लहरों को खेल देख रहा था। वो समंदर में उतरकर पानी से खेलना आदतन नापसंद किया करता था। बकौल इसके नहाने की बेहतरीन जगह घर का बाथरूम और तैरने के लिए स्विमिंग पूल काफ़ी है। साहिल पर वीकेंड ना होने की वजह से रश ना होने के बराबर था। वैसे भी ये स्पॉट शहर से हटकर था। इसने मुड़कर करीबी पड़ी दूरबीन उठाई और दूर खुले समंदर में माहीगिरी के स्टीमर को फोकस करने लगा। साहली पट्टी और अतराफ की लोकेशन देखने के दौरान अचानक एक कदरे सुनसान से हिस्से में एक लड़का लड़की वॉक करते नजर आए तो वो लम्हे भर को हैरान हो गया। फ़हद जलाल के साथ साथ काफ़ी पॉपुलर हीरोइन समिया थी, और कदरे फासले पर कैमरा भी इनको शूट करता नजर आया। हु इज़ द डायरेक्टर? वो बड़बड़ाया। थोड़े फासले पर एक छतरी के नीचे बैठी नजर आ गई। ब्लू जीन्स, रेड एंड ब्लू चेक की शर्ट और ज़मीन को छूती कसी हुई चोटी। लारा क्राफ्ट, इसने तवील सांस ली। नहीं, फूलन देवी, करीब से ताबी की आवाज़ उभरी। इसने चौंक कर दूरबीन हटाई। मीन और ताबी खड़े थे। ये तेरी तांग छांग की उम्र नहीं है प्यारे, बको मत, ज़रा देख तो सही। यही है तेरी चहीती लारा क्राफ्ट। इसने दूरबीन थमाई। वो चंद मिनट देखता रहा। हाँ, शायद ईद प्ले पर काम हो रहा है। वाओ मोना खान, इरसम चलो चलते हैं इससे मिलने। मुझे इसके बाल करीब से देखने, हर कोई बड़ी तारीफ़ करता है। मीनू एकदम एक्साइटेड होती हुई बोली। अरे अरे, इसको क्या हुआ? उतार दी ना पटरी से, इसे भी अपने साथ। वो तिल मिलाया। ए सुनो बिब्बी, समीना मुकर्रम हवासों पर रहो, समीना मुकर्रम हवासों में रहो। अपने मुंह की रोज़ी खींचती जा रही हो। वो फूलन देवी और मैं अपने किसी नगीने को इसके जंतर मंतर का शिकार नहीं होने दूंगा। ओए, मैं तुझको इस कदर बुज़दिल नहीं समझता था। ताबी का अंदाज खासा तमस्कराना था। अरे मैं क्यों डरूंगा?
तो फिर चलते, चल मिलते हैं। यार प्लीज़ तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। फेस एक्सप्रेशन ही छुपेंगे मुझसे, ख्वाम का बदमज़गी होगी। इसने टाला। सच्ची बात करना, जलता है इससे। ताबी ने एक और शीशा छोड़ा। अरे पागल हुआ है तू, मैं क्यों चलूँगा इससे? वो कोई अकेली है, 100 और बंदे भी काम कर रहे हैं यहाँ इस फील्ड में, क्या मैं सबसे चलूँगा? बात सबकी नहीं, सिर्फ लारा क्राफ्ट की हो रही है। यार तू तो पीछे पड़ गया, चल मर। इसने कुर्सी की बैग से अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम मोना खान, ताबिश ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। आई एम ताबिश एंड ये मेरा दोस्त मशहूर डायरेक्टर इरसम कमाल। इसने चौंक कर सर उठाया, मुस्कुराते हुए से हाथ मिलाया, फिर इसकी जाने पड़ी। ग्लैड टू सी यू इरसम, और हाथ आगे बढ़ाया। बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। इसका अंदाज सताइशी था, मगर इसके हाथों की गिरफ्त से बेजारी साफ महसूस की जा सकती थी। मी टू, इसने फॉर्मेलिटी निभाई। रियली? वो इसकी चमकदार खोजी आंखों से लम्हा भर को चकराया। यस श्योर, इसने खुद को कंपोज किया। बड़े अरसे से यहाँ है, मगर काम इस कदर कम क्यों करें? पहली मुलाकात में इस कदर भरपूर हमला बाकी लारा क्राफ्ट ही है। इसने दिल में इतराफ़ किया। थोड़े मगर अच्छे काम का कायलू, आइडेंटिटी रहती है। क्यों? वो मुस्कुराया। यस यू आर राइट, आई लाइक योर वर्क। इसने खुले दिल से तारीफ़ की। थैंक यू। आपने मेरा कोई काम देखा? वो पुरुष्त्याग थी। नहीं, इत्तेफाक नहीं हुआ, टाइम भी नहीं बचता टीवी देखने का। वो साफ मुकर गया। कोई बात नहीं, अब देखेगा। ये ईद प्ले है। इसका अंदाज साद के लिए हुआ था। जानता हूँ मैं, मेरे हीरो पर डाका जो मारा। वो दिल में जलकर बोला और अपने हट की जानिब लौटा है। बहुत ही सड़िया बैठा बेचारा। रात सोने से कबल वो हस्बे मामूल ड्रेसिंग के सामने खड़ी ब्रश कर रही थी तो जहन के पर्दे पर शाम का मंजर लहराया। दराज कद ब्लू जीन्स पर स्किन कलर की इम्पोर्टेड टी शर्ट, मुंतशिर घने बाल, मुतनासिब नकुश के साथ सामलाई हुई गंदमी रंगत, MS फ्रेम के नीचे से झांकती से आंखें। कुछ तो है हटकर, दिल ने बेसाख्ता सरा, मगर आंखों से छलकती बेजारी। दिमाग ने फ़ौरन सरजनिश की तो वो मुस्कुरा उठी। इतने मोबाइल पर बीप हुई, उठाया तो दूसरी जानिब पापा थे। बस पापा, बस थोड़ी देर हुई। नहीं, आज कुछ खास काम नहीं था, जस्ट आउटडोर था। गुड बेटे कि आपके अंकल आजकल यहाँ आए हुए हैं, ये तो आपको पता है ना? फारूक खान दूसरी जानिब से कह रहे थे। जी पापा। और आपको पता है ना वो क्यों आए? जी, लहजा पुरसकून था। तो फिर क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्ज़ी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, खासकर आपका और मम्मी का। थैंक यू माई चाइल्ड। पापा, बुलाक बोलने के बावजूद झिझक सी गई। हाँ बोलो, वो कहाँ होते हैं आजकल? दूसरी जानिब से बताई जाने वाली तफसील सुनकर इसकी आंखें जगमगा उठी। इट्सम कमाल, सन ऑफ कमाल अहमद। अब आएगा ना काम का असल मज़ा। अच्छा, मैनू लगदा जेह्ड़े पापा दे दोस्त आ ना, वो इंदे अब्बा जी आ जेह्ड़े गए हुए आ। ते आ किते कोई रिश्ते दी प्रोजेक्ट दी गल ते नहीं चल रही? थर्ड ईयर के प्रमोशन टेस्ट में 78% मार्क्स के साथ कामयाबी जहाँ सबके लिए खुशी का बायस थी, वहाँ हैरत भी बजा थी। डैडी, आखिर शैतान की ट्रेनर पढ़ती किस टाइम थी? हर वक्त शरारतें, मूवीज़, म्यूज़िक। हम आपकी तरह नहीं है, कंबाइंड स्टडीज़ के बावजूद एग्जाम की टेंशन से ही लोगों को किताबों में घुसे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा छोड़ो इन सबको, ये बताओ हमारा बेटा गिफ्ट क्या लेगा? डैडी प्रॉमिस करें आप देंगे। प्रॉमिस? वो मुस्कुराए, क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा कभी किसी गलत चीज़ के लिए ज़िद नहीं कर सकता। थैंक्स, मुझे राइफल क्लब की मेंबरशिप चाहिए, मुझे शूटिंग सीखनी है। वो पुरजोश अंदाज में बोली तो असद के हाथ में पकड़ा चाय का कप बुरी तरह छलका। नो नो नेवर, कभी नहीं। डैडी प्लीज़ इजाज़त वापस ले ले। वो कप रख कर बुरी तरह चीखा। मिसेस कमाल ने भी इसको नहायत खश्म की नज़रों से देखा। वो अमन की गोद में लिए थोड़े फासले पर बैठी थी। हैदर भाई और भाभी सिर्फ मुस्कुरा करेंगे। क्यों? कमाल साहब असद की तरफ मुड़े। डैडी, अभी तो ये हंटर वाली इन मजलूमों को जिन पर ज़रा सा भी घूरने का शुबा हो जाए, हम बॉडीगार्ड भाइयों के हाथों पिटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। शूटिंग आ गई तो पिस्टल भी रखेगी, फिर बस मौके पर ही। असद ने कनपट्टी पर उंगली रखकर फायर का इशारा किया तो सभी हंस पड़े। हंसे मत, बाय गॉड बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे हम। भाई प्लीज़, आपको पता है अच्छी तरह, वो सिर्फ ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो शर्मिंदा से लहजे में बोली। हाँ तो माई स्वीट सिस्टर, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा तो बस अलवज़न होगा और वो बेचारा जाएगा अपनी जान से। असद का लहजा बेहद शरारती था। ओके बेटा, पीर को आप तैयार रहिएगा, मैं साथ ले जाकर मेंबरशिप दिलवा दूंगा। हफ्ते में 4 दिन प्रैक्टिस होती है वहाँ, ड्राइवर पिक एंड ड्रॉप भी दे देगा। मगर याद रहे, अब आपका फाइनल ईयर स्टडीज़ मुतासिर नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस नहीं होगी। थैंक यू सो मच। वो दौड़कर इनके गले से झूल गई, उनके कंधे से असद का अंगूठा दिखाया। मिसेस कमाल बुरा सा मुंह बनाकर बोली। लगा बिगाड़े, खूब बिगाड़े अपनी लाडली को। अरे सोचे तो ज़रा, कुकिंग बेकिंग सीखने की बजाय फायरिंग सीख रही है बीबी। क्या अगले घर जाकर शिकार खेला गजा करेंगे? वो भी शिकार खेला करेंगी, वो भी ससुरालियों का। असद ने बर वक्त लुकमा दिया तो सभी हंस पड़े। उन्हें ओहदे कंपेटेबिलिटी तो विचारा ना। वो टेरेस पर कुर्सी डाले इन हमाक से इमरान सीरीज़ में करक थी कि सामने वाले टेरेस से आंटी के बोलने की आवाज़ आई। झांक कर देखा तो वो नीचे लॉन में खड़ी बैटमैन सईद के साथ मिलकर मिनी प्लांट की बेतहाशा फैली बेलों को टेरेस की ग्रिल के साथ सेट करवाना चाह रही थी, मगर शायद वो इनकी मर्जी का काम नहीं कर रहा था। वो अच्छी खासी झंझलाई भी लग रही थी। आंटी, इसने आवाज़ दी। मुड़ी। एनी हेल्प? ज़रूर। वो खुश होगी। इसने रसाला रखा, मम्मा किचन में बिजी थी।
इनको बताकर चलिए। इससे पहले भी वो 1-2 बार इनके घर आ चुकी थी। आंटी के अपने मजाज के मुताबिक इनका घर भी बेहद नफासत से सजा हुआ था। आंटी आप नीचे से सेट करके देती जाए, मैं इनको ग्रिल के साथ बांधती जाऊंगी और सईद शेड पर खड़ा होकर सिर्फ डोरियां पकड़ाता जाएगा। इसने इत्मीनान से मसला हल किया, खुद लाउंज से ऊपर जाती सीढ़ियों का रुख किया। टेरेस पर खुलने वाला दरवाज़ा एक बेहद कुशादा और नहायत खूबसूरत बेडरूम में था। सामने दीवार पर लगी यूनिफॉर्म में जंबो साइज तस्वीर को देखकर मुंह हलक तक कड़वा हो गया। अब बखूबी समझ में आ गया कि कमरा किसकी मलकियत हो सकता है। ज़रा सी देर में सारी बेलें नहायत खुशनुमा अंदाज में सेट थी। इस काम से फारिग हुई तो शाम काफ़ी ढल चुकी थी। सईद मगरिब की नमाज़ पढ़ने चला गया। रानिया बेटे बस करो, थक जाओगी, मैं चाय बना रही हूँ, बस नीचे आ जाओ। काम तकरीबन ख़त्म था, इसलिए इत्मीनान से अपने हाथ झाड़े उठी थी कि लाइट चली गई। बची हुई खाद का शॉपर संभाला, कमरे की दीवार टटोलती लाउंज में जाने वाली सीढ़ियों तक आई। अभी इसने पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि नीचे लाउंज में अंधेरे में भारी मर्दाना आवाज़ उभरी, समिया, सईद लैम्प जलाओ। माय गॉड, ये डेविल किधर से नाजिल हो गया। मारे बौखलाहट के इसका पाँव रपटा, झटके से खाद का खुला शॉपर हाथ से छूट कर एन नीचे आर्म्ड कवर के स्याह एक्सरसाइज ड्रेस में खड़े कैप्टन खालिद हसन के ऊपर था और वह खुद स्लिप होती नीचे खाद की शक्ल में ऊपर से नाजिल होती हुई ये नागहानी आफत, नागवार बदबू, घुप अंधेरा और खुटी खुटी नस्वानी चीखें। लम्हा भर को तो इसके मजबूत सांप भी हिलकर रह गए। गॉड, ये क्या मुसीबत है। सईद, सईद, वो हलक के बल धाड़ा। लम्हा भर में किचन से मोमबत्ती लिए मिसिस एहसन निकली। खालिद तुम अचानक कैसे, वो हैरत ज़दा थी। फिर उधर ना तो चंगा पा लेंदे, खालिद रहा देता। अम्मी वो सब बाद में बताऊंगा, ये सब क्या है। वो खासा चंचलाया हुआ था। इन्होंने मोमबत्ती उठाई तो हाथ से हटे बेटे की शक्ल देकर हंस पड़ी। इसने मोमबत्ती लेकर सीढ़ियों का रुख किया जहाँ किसी लड़की के गिरने की आवाज़ आई थी। वो पाँव पकड़े बेआवाज़ रो रही थी। ये क्या हरकत है, कभी जो आपकी सरगर्मियाँ मकबूलियत के दायरे में नजर आए। हसरत ही रही। वो बेहद रूखे अंदाज में बोला। वो आप अचानक इतने ज़ोर से बोले थे, मैं डर गई थी। क्यों, क्या मैं शेर हूँ। वो गुर्राया। हटे रास्ते से, मुझे ऊपर जाना है। सारे यूनिफॉर्म को गारत कर दिया। इसने उठने की कोशिश की मगर दर्द की शदीद लहर से मुंह से कराह निकली। क्या फजूल ड्रामा। देखे खातून, मैं सब समझता हूँ लड़कियों की तवज्जो हासिल करने के खास तरीके, मगर अफसोस आपका टारगेट गलत शख्स से मिल गया। कम से कम अपने डिसेंट भाइयों का ख्याल कर लें। इसके इस जुमले ने गोया जलते तवे पर ला खड़ा कि एक झटके से इसके मुकाबले थी। ये फजूल और घटिया सोच सिर्फ आप ही की हो सकती। कैप्टन खालिद, मोमबत्ती की मध्यम लो में इसका गजबनाक चेहरा और आंसू भरी आंखें दो मुतजाद तासुरात दे रही थी। लम्हे भर को वो चौंक उठा। मैं यहाँ आपकी मदर की हेल्प के लिए आई थी, इस यकीन के साथ कि आप घर पर मौजूद नहीं हैं। और जहाँ तक सवाल है आपको मतवज्जा करने का, तो माफ़ कीजिएगा, आपकी 2 टके की अफसरी और इस काबिल एहतराम वर्दी में लिपटी घटिया जहनीत कम अज़ कम मेरी रानिया कमाल अहमद की किसी भी जन्म में चॉइस नहीं बन सकती है। हमेशा याद रखिएगा। वो साथ था। वो झटके से मुड़ी तो ऐनक में खड़ी मिसेज एहसन और इनके चेहरे पर दुख के तासुरात देखकर लम्हा भर को रुकी। सॉरी आंटी, रियली सॉरी। शदीद तौहीन के एहसास ने दर्द को न जाने कहाँ से दबा दिया। तकरीबन भागती हुई सामने अपने घर में दाखिल हुई। मामा किचन में थी, यहाँ भी अंधेरा ही था। मामा मैं आ गई हूँ, कहती हुई वो अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर बैठी खालिद हसन के जुमले की पासकश तभी तक कानों में थी। वो सुन होते हुए दिमाग के साथ तकिया कानों पर रखकर गिर सी गई। खाने के टाइम सब मौजूद थे। वो नहीं आई तो मिसेस कमाल ने आकर इसके कमरे की लाइट जलाई। इसे औंधे मुँह पड़े देखकर वो परेशान होकर आगे बढ़ी। सीधा किया तो बिल्कुल ठंडी बर्फ़ हो रही थी। घबराकर असद हैदर को आवाज़ें दी। थोड़ी सी देर में सब ने इसके गेट से फैमिली डॉक्टर शफीक साहब को फ़ोन करके बुलवा ली गए। फिक्र ना करें, घबराने की ज़रूरत नहीं। शायद किसी जहनी दबाव या फिर हो सकता है डाइटिंग वगैरह की वजह से बीपी लो हो गया। मैंने इंजेक्शन लगा दिया और ये कुछ टॉनिक्स भी लिखती हैं। इंशाल्लाह बेबी सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब के जाने के बाद वो सब बेदिली से खाने की टेबल पर थे। इरसम को असद ने फ़ोन कर दिया, वो भी भागा चला है। रानिया सभी को अजीज़ थी, फिक्रमंदी बचा दी। आखिर ये डिप्रेशन, अचानक डिप्रेशन कैसा। कल तो डैडी ने इसकी बात मान ली थी। असद अभी तक उलझा हुआ था। शाम को सामने मिसेस हसन की तरफ गालबन कोई बेले वगैरह ठीक करवाने गई थी। थोड़े दिन में वापस आ गई। लाइट गई हुई थी, मुझे बताया, फिर मुझे ध्यान भी ना रहा। अभी खाने पर बुलाया तो मम्मा ने तफसील बताई। असद, ये खालिद आजकल किधर है। इरसम ने अचानक किसी ख्याल के तहत पूछा। रहीम यार खान की तरफ एक्सरसाइज एरिया में है, शायद ईद तक वापसी होगी। ओके, वो मुतमिन हो गया, मगर मामला किसी की भी समझ में ना आया। सुबह जब वो जागी तो काफ़ी फ्रेश थी। टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। ओ गॉड। वो बाहर आई तो मम्मा लाउंज में बैठी अखबार देख रही थी। बाकी सब जा चुके थे। इसको देखकर फ़ौरन करीब आई। तबीयत कैसी है अब। इन्होंने इसके गाल छुए। आई एम फाइन मामा, तुमने तो कल रात हम सबके हाथ पाँव फैला दिए। इस कदर बीपी लो था। रानी क्यों तंग करती हो मुझे बेटे, और खाने पीने में नखरे दिखाया करो। इन्होंने घर का तो सारा मामला इसकी समझ में आया। रानिया कंपोज करो खुद को। अपनी बेकार की टेंशन से इतने प्यार करने वालों को डिस्टर्ब करना बहुत बुरी बात है। दिलो दिमाग ने एक साथ सर्जनिश की तो मुस्कुरा उठी। मम्मा बेफिक्र है, अब मुझे शूटिंग सीखने जाना है ना, जान तो बनानी पड़ेगी, वरना गन्स कैसे उठाया करूँगी। इसके लहजे की खनक को महसूस करके मिसेस कमाल ने इत्मीनान का सांस लिया। ऐसे बड़ी चवल मारी खालिद साहब ने, कैप्टन साहब ने। वो एडिटिंग में मसरूफ़ था, तभी कुछ टेप्स वगैरह खरीदने बाजार गया हुआ था कि फ़ोन की बेल हुई। दूसरी जानिब ताबी था, लहजा बेहद घबरा हुआ। इरसम, मीनू की अम्मी का शदीद हार्ट अटैक हुआ, हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। फ़ोन बंद हो गया।
इसने अफरा तफरी में सब कुछ बंद किया। हॉस्पिटल काफ़ी ऑफिस से काफ़ी दूर था। बेतहाशा ट्रैफिक से गुजरता हुआ तकरीबन घंटे भर बाद वो वहाँ पहुँचा तो दोनों को आईसीयू के सामने सख्त परेशान खड़े पाया। वो अपनी टीम के हर फर्द के लिए बहुत केयरिंग था और समीना तो वैसे भी बहुत ही मेहनती और नाइस लड़की थी। मीनू यार फिक्र ना करो, अल्लाह बड़ा रहीम है। इसने इसके कंधे थपथपाए तो वो इसके बाजू से लगकर रो पड़ी। इरसम प्लीज़ दुआ करो अम्मी ठीक हो जाए, मेरा इनके सिवा कोई नहीं। अजीब बेबसी से भरी फरियाद थी। डॉक्टर्स ने अगले 12 घंटे सख्त खतरनाक बताए। इसने घर फ़ोन करके इतला दी और इसको लेकर बेंच पर बैठ गया। इस टाइम तसलियाँ बहलावा ही लगती थी। पता नहीं कितना ही टाइम गुजरा, मीनू जाए नमाज पर बैठी पागलों के अंदाज में इनकी ज़िंदगी की दुआ मांग रही थी। इसकी नज़र आईसीयू की जानिब से आते ताबी पर पड़ी। सतावा सफ़ेद चेहरा, इसका दिल लम्हे भर को बैठ गया। दोनों एक दूसरे के सामने थे। शी इज़ नो मोर। है अम्मी जान गई ओदी। इसने घबराकर मीनू की जानिब देखा। जगह खाली थी। वो इनके पीछे खड़ी थी, खुश्क आंख और बेजान तासुरात के साथ। ताबी अभी तुमने इसे क्या कहा है? कुछ नहीं, वो ज़ब्त ना कर सका और एक जानिब चला गया। इरसम चलो अंदर, अम्मी को देख कर आते हैं, डॉक्टर्स मुझे अकेले जाने ना देंगे। अजीब सिद्धि सा लहजा था। बड़ी मुश्किल घड़ी थी। वो इसको बामुश्किल थाम कर दोबारा बेंच तक लाया। अभी से ये अंधोनाक खबर सुनाने के लिए मुनासिब अल्फाज जमा कर रहा था। डॉक्टर ने करीब आकर नहायत प्रोफेशनल से अंदाज में डेट को कन्फर्म कर दिया। वो घबराकर इसकी जानिब मुड़ा जो वहीं ठहसी गई थी। इसने बोझल अंदाज में सर को दोनों हाथों से थाम लिया। मीनू की अम्मी का कुल हो चुका था, सवाए एक आध मोहल्ले वालों के सब लोग जा चुके थे। वो दोनों सब कुछ संभाले हुए थे। असद, रानी और भाभी को घर छोड़ने गया हुआ था। वो रो रो कर निठाल हो चुकी थी। मिसेस कमाल ने इसको उठाया, पानी वगैरह पिला। देखो बेटा, जब कोई दूसरा अजीज़ रिश्तेदार नहीं तो तुम अकेली कैसे यहाँ रहोगे? मैं तुमको कैसे छोड़ दूँ? तुम मुझे रानिया इरसम जितनी अजीज़ हो। इरसम ठीक कहता है, मेरे साथ घर चलो। आंटी प्लीज़, मेरी अम्मी की खुशबू है यहाँ पर। मैं इस घर को बंद कैसे करूँ? वो दोबारा रो पड़ी। चंदा, घर मकीनों से बनते। तुम्हारी अम्मी को सिर्फ तुम्हारी जानिब से पढ़े के कलाम पाक की ज़रूरत है, समझा करो। वो बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर घर ले आई। रानी की कंपनी में वो काफ़ी हद तक बहल गई। ज़्यादातर चुपचाप कुरान शरीफ पढ़ती रहती, या फिर कभी कभार इसको साथ लेकर अपने घर चली जाती और घंटों वहीं बैठी रहती। हैदराबाद से ताबी की फैमिली भी ताज़ियत के लिए आई। इसकी अम्मी को मीनू के लिए इसकी फीलिंग्स का तो कुछ अंदाज़ा था, मगर इस हादसे के बाद इसकी शिद्दतों का एहसास हुआ। इन्होंने मिसेस कमाल के सामने अपने दिल की बात रखी। तजवीज़ नहायत माकूल थी, सभी के दिल को लगी। इरसम ने तो इन्हें दिल खोल कर सराहा। टाइम कम था, लिहाजा सारे काम धंधे छोड़कर अफरा तफरी में शॉपिंग की गई। और आज असर के बाद इसके घर में ताबी और मीनू का नहायत सादगी से निकाह था। ताबी के घर वालों का एहतराम और प्यार देखकर सभी मुतमिन थे। अबे घामट, तू इस कदर मुंह सजाए क्यों बैठा? तेरी तो दिल की मुराद पर आई। बेटे आशिक चाहे प्यार में कितने ही अंधे हो, मगर बाफजले खुदा बाकी दुनिया को अल्लाह ने छे दी होती हैं। इसने रुखसती के वक्त सजी सवरी मीनू के बराबर खड़े ताबी के कंधे पर हाथ मार कर कहा, हाँ यार, मगर इस तरह तो नहीं सोचा था मैंने। वो उदास लहजे में बोला, ओए अब तो खुदा के कामों में भी एतराज़ करेगा, शर्म कर। और मीनू बीबी, अभी तुम जाओ, ईद मनाओ अपने ससुराल वालों के साथ, मगर याद रहे ईद के बाद मुझे बुलवाना ना पड़े। चुपचाप काम पर वापस आ जाना दोनों। और हाँ, इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुमको भाभी कहूँगा, भाई बनकर रुखसत कर रहा हूँ, अभी समझी? इसका लहजा अजीब सा धूंस भरा था। मीनू की आंखें इतने प्यार भरे मान पर भर आईं। अल्लाह तू भी कितना गफूर रहीम है। मेरे मौला, इस फसादी को मेरा साला बना दिया। अब कम से कम मेरा एहतराम और लिहाज तो करना ही पड़ेगा इसे। ताबी के शरारती अंदाज ने अफसुर्दा माहौल को एकदम ज़ाफ़रानज़ार बना दिया। चलो भावें साला बन गए, तेरा एहतराम उन्हें फेर नहीं करना। वो अपने एक दोस्त के साथ राइफल क्लब्स के फंक्शन में शरीक था। ग्रैंड डिनर के अलावा मेंबर्स की शूटिंग कंपटीशन के विनर्स की तकसीम में इनामात और असनाद भी थी। फ़ौज में स्पेशली और आर्म्ड कोरियन होने के वजह से इस किस्म के खेल तमाशों की इसकी नज़र में कोई अहमियत ना थी। यार खालिद, अमेजिंग न्यूज़, इस दफ़ा ट्रॉफ़ी एक यंग सी लड़की ने विन की है। फर्स्ट टाइम कोई फीमेल इस टाइटल को ले रही है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। कराची की लड़कियों को सवाए फजूल किस्म के मेकअप और फैशन के कुछ आता है? वो हंसा। इतने में विनर का नाम पुकारा गया, रानिया कमाल अहमद। वो झटके से मुड़ा। ये नाम ग्रे जीन्स और सुर्ख कढ़ाई वाले स्याह कुर्ते में अपने कर्ली बालों को हाथ से संवारती वो चीफ गेस्ट की तरफ बढ़ रही थी। मासूमियत भरी पुरएतमाद मुस्कुराहट, जीत के एहसास से जगमगाती आंखें, वो दम बखुद था। ट्रॉफी उठाकर इसने फिजा में बुलंद की तो हाल तालियों से गूंज उठा। वो बेतहाशा खुश थी। सबको मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए अपनी फैमिली के टेबल पर जा बैठी। वो इस वाक़े के बाद से न जाने कि वो सख्त बेचैन था। अम्मी ने ना सिर्फ इसको नहायत सख्त लहजे में लताड़ा, बल्कि काफ़ी दिनों तक नाराज़ भी नहीं थी। बड़ी मुश्किलों से इन्हें मनाया था। वो भी अपनी जगह सही था। मुख्तलिफ शहरों में पोस्टिंग्स के दौरान बारहा ऐसी लड़कियों से वास्ता पड़ा था, मगर इसके फौरी रिएक्शन के बाद ये एहसास हुआ कि इस पर गलती इससे हुई है। समझने में अम्मी के ज़रिए कई बार इसने इसको बुलाकर माजरत की कोशिश की, मगर मुमकिन ना हुआ। वो दोबारा आचिज़ से नजर आई थी। वो अब तक इसे 3 मुख्तलिफ रूप में देख चुका था। वो लड़कियों के दाव से मुतासिर होने वाला नहीं था और किरदार के लिहाज से भी माँ की भरपूर तवज्जो की वजह से बाकी दूसरे ऑफिसर से हटकर तमाम तर खुराफात से दूर था। इस दिन शदीद तरीन थकन के आलम में इसे मिसबिहेव कर गया था, मगर अभी इसका ये रूप जहन में अचानक दराने वाले एक अछूते ख्याल ने इसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखेर दी। ताबी के साथ मिलकर इसने अपना ईद प्ले जैसा तैसा तैयार कर लिया। मीनू की
अम्मी की नागहानी डेथ ने इसको बहुत मुतासिर किया। कनूतियत का शिकार हो चला था मगर ताबीज़ के साथ था। ईद से तकरीबन 15 दिन कबल ही इन्होंने चैनल को ड्रामा हैंड ओवर कर दिया। सर से एक बड़ी टेंशन उतरी थी मगर फिर दोनों की अचानक शादी और फिर तकरीबन 15-20 दिनों की छुट्टी, वो सख्त बोरियत महसूस कर रहा था। कोई खास प्रोजेक्ट फौरी तवज्जो का तालिब नहीं था। ईद भी अभी हफ्ता बाकी था कि एक सेटेलाइट चैनल की अवार्ड्स की तकरीब में अली के सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर नामजद कर दिया गया। मुकाबले पर काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स के सॉन्ग थे, वो जाने पर भी तैयार ना था मगर ताबी ने फ़ोन करके उसको जाने की तलकीन की थी। मेरा दिल कहता है अवार्ड इस बार तेरा है। मीनू की मोहब्बत ने तुझे ठीक ठाक बिगाड़ दिया, दिन को भी ख्वाब देखने लगा। अच्छा चल, मेरा ख्वाब ही सही, चांस पर चेक कर ले। ओके, अब खुश? शेरटन में होने वाली अवार्ड्स की तकरीब हर लिहाज से शानदार लग रही थी। हर तरफ सितारों का झुरमट, कह के मुस्कुराहटें, उम्मीदें, दुआएं। ताबी के बगैर वो खुद को काफ़ी तनहा फील कर रहा था। स्टील ग्रे टू पीस में हंसपे आदत कोट के आस्तीन चढ़ाए हद दर्जा लापरवाह लग रहा था। शोरों को तेज म्यूजिक से वो बेजार हो चुका था कि स्टेज पर नामजद दीगर नामों के साथ इसका नाम भी पुकारा गया। वला शाउरी तौर पर सीधा होकर बैठ गया। या अल्लाह प्लीज़, वो जैसे दिल में पुकारा। साथ ही विनिंग सॉन्ग के साथ इसका नाम अवार्ड लेने के लिए पुकारा गया। वो साख था। हाल तालियों से गूंज रहा था। इतने सालों में फर्स्ट टाइम इसको अवार्ड दिया जा रहा था, वरना अब तक सिर्फ नामजदगी से काम चला था। वो खुद इसको भी इन चीज़ों की परवाह नहीं थी मगर आज अपना अवार्ड लेकर पलटा तो एक खुशगवार सा एहसास इसके साथ था। दो कतार पीछे बैठी मोना खान की निगाहें अब तक इस पर मरकूज थी। बाकी तकरीब गुजरने का एहसास तक ना हुआ। रात तकरीबन 2 बजे फंक्शन के अख्ताम पर बाहर निकला तो पार्किंग में मोना खान को करते परेशान खड़े पाया। इसको देखकर आगे बढ़ी और नहायत पुरजोश अंदाज में मुबारकबाद दी। थैंक यू, बस अल्लाह का करम है। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? गाड़ी कहाँ है आपकी? इसने इधर उधर देखा। वो अभी आते हुए ख़राब हो गई थी, मैंने ड्राइवर को भेजा। आखिरकार एक माकूल बहाने से सूझ गया, वरना हकीकत तो ये थी कि इसने इसको देखने के साथ एक शानदार प्लान सेट कर लिया था। इट्सम कमाल, आपको चेक करना प्रोफेशनल से ज़्यादा मेरा ज़ाती हक है। ड्राइवर को इसने बाहर आते प्रोडक्शन हाउस भेजकर इंतजार करने को कहा था। अच्छा, वह है दावा, क्योंकि इसकी मालूमात के मुताबिक तो इसके पास न्यू मॉडल की होंडा सिविक थी। एनीवे इट्सम, अगर आप माइंड ना करें तो मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दें इस वक्त? इसको इसकी दिमागी हालत पर शुबा महसूस हुआ। जी, ड्राइवर वहीं चला गया होगा, ऑफिस वैन लेकर चली जाऊँगी। ओके, मगर इस तरद्दुद की क्या ज़रूरत है, मैं आपको घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। आज वो नहायत शरीफाना मूड में था, वरना इसकी शक्ल देखने के साथ इसका दिमाग घूम जाता था। अरे नहीं, मेरा घर आपके रूट से बिल्कुल हट के। ओके, इसने स्टार्ट नहीं किया। आइए, इसने अपनी शरारत का दरवाज़ा खोला। वो बैठ गई। रास्ते में दोनों अपने प्रोफेशनल की टेक्निक डिस्कस भी कर रहे थे कि अचानक गाड़ी एक तरफ से झुक गई। तकरीब गालबन पहिया पंक्चर हो चुका था। ओ नो डैम इट, वो अचानक ही गुस्से में आ गया। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्या स्टेपनी नहीं आया आपके पास इस वक्त? है, वो मुख्तसर जवाब देकर कुछ सोचने लगा। तो वह हैरान हो गई। चारों तरफ देखने लगी। काफ़ी सुनसान सड़क थी। इट्सम, मेरा ख्याल है आप टायर चेंज कर लें। हाँ, अच्छा अच्छा। वो चुपचाप उतरा, टायर और जैक वगैरह निकाल कर बाहर रखें और दोबारा खड़ा हो गया। काफ़ी टाइम गुजर चुका था। इसका ही रवैया इसके लिए काफ़ी अजीब था। अपने मोबाइल से 2-3 नंबर्स मिला चुका था मगर गालबन कोई भी नहीं मिला। वो बाहर निकली। प्लीज़ बताएं प्रॉब्लम क्या है? असल शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूँ। नो थैंक्स, आप इस वक्त जाकर गाड़ी में ही बैठे तो बड़ी मेहरबानी होगी। गुस्सीला सा अंदाज था। सॉरी, मैं इस वक्त तक अंदर नहीं जाऊँगी जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं। वेल, देखिए मोना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका बाहर खड़े रहना अच्छा नहीं, वक्त काफ़ी नामुनासिब है। अब वो कदर नरम लहजे में बोला। जी हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, ये जगह मुनासिब नहीं, जल्दी से चेंज करें, चलते हैं। अरे मैं कैसे चेंज करूँ, मुझे टायर बदलना नहीं आता। वो आखिर झंझला कर बोला तो वो हैरान होगी। क्या वाकई? हाँ, वो मुंह फेर कर बोला। कितने अरसे से गाड़ी है आपके पास? वो मशकूक हुई। इसको 4 साल हो चुके हैं। वो बोला। तो कभी पंक्चर नहीं हुआ? हुआ है मगर ताबी साथ ही होता है, हमेशा चेंज करवा देता है। दूसरे दिन में चारों टायर न्यू ट्यूब्स बदल देता हूँ ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। माय गॉड, इसने तफसील सुनकर सर पकड़ लिया। आपने कभी इससे सीखने की भी कोशिश नहीं की? इसने झुककर जैक को सही पोजीशन पर सेट करते हुए पूछा। नहीं, मुझे डर लगता है। कॉलेज टाइम में एक बार जैक स्लिप हुआ था, तब का खौफ है। आई कांट डू इट। मगर प्लीज़, ये आप क्या कर रही हैं? आपका ड्रेस ख़राब हो जाएगा। इसने इसको मज़ीद किसी कार्रवाई से रोका तो वो मुड़ी ब्लैक ट्राउज़र और चाइनीज़ स्टाइल के कोट में अपने बालों को सर पर एक स्टाइलिश जूड़े की सूरत में समेटे खैराकुन हुसन सामने था। जब आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अमेरिका में रहते हुए मुझे इस किस्म के काफ़ी कामों का काफ़ी तजर्बा है। बेफिक्र है, मैं टायर चेंज करती हूँ। वो दोबारा नट्स की जाने मुड़ी तो वो शर्मिंदा सा हो गया। लाइए, मैं खोलता हूँ। ताकत का मामला था। इसने नट खोले, गाड़ी ऊपर उठाई। तब तक वो टायर उतार कर दूसरा लगा चुकी थी। जैक निकाल कर इसने चारों को अच्छी तरह कसा। वो बाकी सामान अंदर रख चुकी थी। इत्मीनान से हाथ छाड़ती अंदर आकर बैठ गई। गाड़ी दोबारा चल पड़ी। इस पर दोनों खामोश थे। इट्सम, प्लीज़ इसको फील ना करें। अगर इस तरह के छोटे बड़े कॉम्प्लेक्सेस हमारे साथ ना हो तो हम अपाहिज लगेंगे। अजीब फ़लसफ़ा था। इसका प्रोडक्शन हाउस आ चुका था। वो उतरी, दूसरी जानिब से सामने आई। थैंक यू सो मच, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार और शानदार लिफ्ट है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मगर वो चुप रहा। खुदा हाफिज़ करके इसकी गाड़ी मुड़ते तक वो वहीं खड़ी रही। मुड़ते ही वो भागती हुई अंदर पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी में सोते ड्राइवर को जगा। अल्लाह बख्श, जल्दी से गाड़ी ले चलो। मम्मी पापा ने तो आज मेरी क्लास लेनी है। गॉड, बहुत ही लेट हो गए। ज़रा सा
फिर इस कदर महंगा पड़ेगा सोचा ही ना था। वो सीट से सर टका सोच में गुम थी कि स्ट्रीट के आखिर में पान शॉप से सिगरेट खरीदता इरसम इसको गाड़ी ड्राइवर समेत देखकर बुरी तरह चौंका। ये क्या ड्रामा है, वो उलझ गया। कहीं वाकई एजेंट ही ना हो, लारा क्राफ्ट की एशियन कॉपी। और तेरे वते एजेंट लगी हुई है। घर में शब और रोज़ की रूटीन यकसा गुजर रही थी कि ईद से 4 रोज़ कबल रानी के लिए कैप्टन खालिद के प्रपोजल ने खुशगवार हलचल मचा दी। लड़का खानदानी देखा भाला था, कोई मसला न था और मिसेस हसन का इसरार था कि ईद के तीसरे दिन दोनों का निकाह कर दिया जाए। और रानी के फाइनल्स के बाद रुखसत थी, मगर अहमद कमाल साहब के कुछ पसो पेश कर रहे थे। रानी के शदीद तरीन एहतजाज को कोई माकूल जवाब पेश न कर सकने की वजह से मुस्तरद कर दिया गया, मगर कमाल साहब का टाइम लेना समझ से बाला था। डैड, जब आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं तो फिर इनको डेट क्यों नहीं दे रहे थे? ईद से एक दिन कबल इसने सवाल कर ही लिया। सारे घर वाले मौजूद थे। मामा और भाभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अहमद कमाल साहब ने ग्लासेस उतार कर साइड में रखे। सिर्फ आपकी वजह से माय सन, इन्होंने पूरे इत्मीनान अंदाज में जवाब दिया तो उछल पड़ा। मैं? मेरा यहाँ क्या जिक्र? डैडी का ख्याल है कि तुम्हारा और रानिया का निकाह साथ हो। हैदर भाई ने बम ब्लास्ट किया। व्हाट? मेरा? वो खड़ा हो गया। असद ने पकड़ा और बैठा लिया। जी भाई, आपका, आपकी टर्न है। वो मुस्कुरा रहा था। मम्मा? वो शौक के आलम में मिसेस कमाल की जानिब मुड़ा, वो भी पुरसकून थी। तुम्हारे ससुराल वालों की तरफ से ओके का इंतजार है। फारूक अहमद अरसे से तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। मिनाहिल इनकी इकलौती बेटी, बड़ी प्यारी बच्ची है। दोनों दोस्तों के दरमियान ये बात तो अरसे से तय थी, मगर वो पढ़ रही थी इसलिए बताया नहीं गया। अब ये अमेरिका जाकर ये दोनों बाप बेटा सारा प्रोग्राम फाइनल कर रहे हैं। फ़रूक और इनकी मिसेस पिछले हफ्ते अमेरिका से यहाँ पहुँचे हैं। ज़रा घर सेट करवा रहे हैं, जैसे फारिग होकर ओके करेंगे हम डेट रख लेंगे। वाह भाई, कितना मज़ा आएगा ना। रानी एकदम एक्साइटेड हो गई। डैड, आपने सब कुछ फाइनल कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं, हवा तक नहीं लगने दी। बडेरों और कबायली सरदारों को भी मात कर दिया इस मामले में। वो दुख भरे लहजे में बोला तो सब हंस पड़े। इरसम, आपकी मामा ने बारहा आपसे आपकी पसंद और शादी के बारे में पूछा, मगर आपने इनको हमेशा बहला दिया। तो क्या कहता मैं? बाकी मुझे कोई पसंद नहीं है, टाइम ही नहीं मिला ये फजूलियात सोचने का। अच्छी बात है ना, जब हम सबको तसल्ली होगी कि आपने अभी तक खुद से कोई गुल नहीं खिलाया तो हमने ये स्टेप लिया, इसलिए अब तो इत्माद करना ही पड़ेगा हमारी पसंद पर आपको। हाँ, एक फेवर आपको दी जा सकती है। नौशीन जी डैडी, हमारे प्रिंस को ज़रा मिनाहिल की ताज़ा तरीन तस्वीर दिखा दें। वो कमरे से एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो उठा लाई। किसी लड़की का साइड पोस्ट था, वो भी चेहरा बालों में छुपा हुआ। वो जिद हो गया। ये कैसी तस्वीर है? सिर्फ रुख वाली, वो भी कवर्ड। वो सब हंस पड़े। बेटे, इसका दूसरा रुख भी है जो ज़्यादा अच्छा है, मगर अब तुम निकाह के बाद इसे देखना। डैडी के लहजे में शरारत थी। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया। यह हकीकत थी, हमेशा इसने लड़की की पसंद का इख्तियार मामा को दिया था और अभी भी इस पर कायम था, मगर न जाने कि वो इंटेलेक्चुअल हसीना अपनी कमर पर लहराती चुटिया के साथ सोचों को डिस्टर्ब कर रही थी। पुत्र तेन इंटेलेक्चुअल हसीन नहीं लबनी है, दिल ते ना लै। ईद का दिन था और ठीक एक हफ्ते के बाद इसका और रानिया का निकाह एक साथ था। डबल हंगामे अरूज पर थे। सुबह नमाज से वापस आने के बाद चारों बाप बेटों ने कुर्बानी और गोश्त की तकसीम निपटाई। असद अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। भैया और पापा रेस्ट करने लगे। शाम को मिनाहिल के घर सबका डिनर था, मगर इसने जाने से माजरत कर ली थी और अब शदीद कोफत के आलम में कमरे में लेटा बेतहाशा स्मोकिंग कर रहा था कि इसके मोबाइल की बेल हुई। हेलो। बेजारी के इसके लहजे से आया थी। दूसरी जानिब से खनकती हुई आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम इरसम कमाल, ईद मुबारक। वो चौंक उठा। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? जी मैं मिनाहिल अहमद। वो सीधा होकर बैठा। मिनाहिल? जी मैं। मम्मी और पापा सुबह से आपकी तरफ से ईद विश के मुंतज़िर रहे। सभी ने कहा सवाए आपके। काफ़ी टाइम गुजर गए तो सोचा चलो खुद ही कर लेते हैं। शायद हमारे कल्चर और रवायात और रस्मात ने कोई नया चेंज कर लिया हो, जिससे हम बेचारी NRPs बिरून मुल्क फैमिलीज़, पाकिस्तानी फैमिलीज़ ना वाकिफ़ हो। नायत शिस्ता उर्दू में शौकी मिला, हल्का सा तंज बखूबी महसूस कर सकता था। सॉरी मिलाहिल, हैप्पी ईद डे। असल में कुछ मसरूफियत की वजह से फ़ोन करने का ध्यान नहीं रहा। बेफिक्र है, आइंदा मैं कोशिश करूँगा मेरी वजह से आप लोगों को कोई शिकायत ना हो। अपनी तमाम तरह आज़ाद रविश के बावजूद इसको अपने डैड और इनकी पसंद पर एतमाद था। वो इनका मान कैसे तोड़ देता? लिहाजा नहायत पूरे एतमाद अंदाज में बात संभाली। और जहाँ तक बात हमारे कल्चर रस्म रवाज की है तो फिक्र ना करें, सिर्फ एक हफ्ते के बाद हम तमाम ज़रूरी तकाज़ों को अपनी रवायत के साथ पूरा करेंगे। शाम को आप आ रहे हैं? दूसरी जानिब से पूछा गया। नहीं, अब बस ज़ाब्ता रिश्ते की हैसियत से मुलाकात होगी। फिक्र ना करें खातून मोहतरम, आपका इंतज़ार सिर्फ एक हफ्ते के फासले पर है। इसके शौक लहजे को महसूस करके दूसरी जानिब चलने में को खामोशी छा गई। हेलो मिनाहिल अहमद, इसने पुकारा। जी। आवाज़ इस पर मध्यम थी। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मुलाकात होगी। शर्मिली हंसी के साथ फ़ोन बंद हो गया। जहन पर छाया जमूदी अकलख्त ख़त्म हो गया। सिर्फ मिनाहिल का लहजा, ये शायद आवाज़ कुछ खटक रहा था, कहीं सुना था। जे देख लेंदा तो खुटक चला जाता शाम ਨੂੰ, तो सारी खुटक दूर हो जानी सी। सिविल एविएशन क्लब की पूल साइड पर जश्न का समा था। आज 14 फरवरी को तीनों फैमिलीज़ के सलाह मशवरे से रानिया, खालिद, इरसम और मिनाहिल का निकाह एक साथ हो रहा था। धनक रंग आंचलों की सरसराहटें, कह के मुस्कुराहटों के तबादले, म्यूज़िक, सब कुछ अपनी जगह पर मुकम्मल लग रहा था। तमाम डेकोरेशन ताबी ने अपनी निगरानी में वैलेंटाइन डे की मुनासबत से करवाई थी। जगह जगह ताज़ा सुर्ख गुलाब महक रहे थे।
इट्समा खालिद टोलियों की सूरत में अपने अपने दोस्तों के साथ खुशखबरी में मसरूफ़ थे कि इनको स्टेज पर बुलवा लिया गया। मालूम हुआ दोनों दुल्हनें पार्लर से वापस आ चुकी हैं। चंद मिनटों बाद निकाह की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। इजाब कबूल के मराहल से गुजरने के बाद दोनों दुल्हनों को स्टेज पर लाया गया। दोनों तज़ीमन खड़े हो गए। लाइट पिंक और ग्रे कंट्रास्ट के बेहद नफीस काम से बोझल फर्शी लहंगे में मिनाहिल को मीनू ने थामा हुआ था, जबकि ऑफ वाइट और डल गोल्डन के जबकि इरसम काफ़ी से ज़्यादा अपसेट फील कर रहा था। ख़ुद को ज़िंदगी में पहली मरतबा वो बेहद फॉर्मल अंदाज में डार्क ग्रे टू पीस में जेल से जमाए हुए बालों के साथ हमेशा से मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़ती दुल्हन का चेहरा मूवीज़ कैमरों की लाइट की जद में आया तो वो दम बखुद रह गया। चंद लम्हा बाद मोना खान या मिनाहिल फ़ारूक अहमद एक नई हैसियत के साथ पूरे इस्तेहकाक से इसके बराबर बराजमान हो चुकी थी। फ्लैश लाइट्स चमक रही थी, मूवी बन रही थी। शोबिस के पर्दे के पीछे कार फरमा दो ज़हीन तख्लीकी लोगों का मिलन था। ताबी, मीनू अली और असद एक साथ ऊपर चढ़े। हाँ जी, अब बोल बच्चू, हमें डराता था फूलन देवी के खौफ से, मगर बेटे मारा क्या ना बीच बाजार लारा क्राफ्ट के हमले से। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करता था ना। ताबी की ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी। मिनाहिल के चेहरे पर एक बेहद आसूदा दिलकश मुस्कुराहट रखसा थी। सामने पड़े बुके से खूबसूरत गुलाब की कली खींचकर मिनाहिल की गोद में डालते वक्त वो सोच रहा था, बचपन से तो सबको सरप्राइज़ देना मेरी आदत रही, मगर डैड तो मेरे भी बॉस निकले। ज़िंदगी भर की कसर एक साथ ही पूरी कर दी। दूसरी जानिब खालिद हसन ने रुख मोड़कर सजी सबरी रानिया के रूप को आंखों में बसाते हुए कह रहे थे, अब सिर्फ सारी ज़िंदगी में मैं ही घूरा करूँगा तुम्हें। ज़रा बुला कर दिखाओ तो अपने भाइयों को। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी ये नावल अपने अख्ताम को पहुँचा। हालांकि मेरे हिसाब से एक दो वर्के तो होने चाहिए सी, कम अज़ कम एक आधा सीन इरसम और मिनाहिल का होना चाहिए था निकाह के बाद, तो एक आधा सीन खालिद ते रानिया का होना चाहिए सी, जिहदे विच खालिद को माफ़ी मांगदा। तो मुझे इसका एंड तो काफ़ी इनकम्प्लीट सा लगा है। बाकी नावल नो डाउट अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, लेकिन एंड बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट था। एंड नहीं मुझे इतना पसंद आया। एटलीस्ट यार एक आधा वर्का तो होना चाहिए सी। एंड में ना जज्बाती होगी राइटर। नाम है नावल का तो चलो यारे मन, तो चलो यारे मन, रिटन बाय सैयदा शैला शकूर का ये नावल है। कैसा लगा आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मैंने तो अपनी राय आपको बता दी है, खुल के बताई है, तो आप भी खुल के दस देना। कोशिश करूँगी जल्दी अपलोड कर दूँ। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो बस मैंने आपको सारे सर्कमस्टेंसेस बताए हैं। मैं सुबह जाग रही हूँ 7 बजे की, तो नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी, फिर मैं उठी हूँ दोबारा, तो वो सारे बस सिनेरियो ऐसे चलते रहे। फिर मैं उठ के 8 बजे आज मैं पढ़ाने चली गई थी, फिर मैं पढ़ा के आई हूँ पौने दस से मैं सीधा उधर ही यूनिवर्सिटी लैंड किया। मैंने यहाँ नहीं घर आई हूँ, घर से 10 बजे यूनिवर्सिटी लैंड किया। यूनिवर्सिटी से 5:30 बजे मेरी रनिंग हुई है यहाँ पे। तो बस आप फिर समझ सकते हैं कि मेरी क्या सूरत हालात सारा दिन रही होगी। तो बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ ही मेरा। तो अभी ये जो मैं इस टाइम थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ ना, वो ये है कि मैं आधे घंटा को सो जाती हूँ यूनिवर्सिटी से, नहीं तो मेरा उस टाइम दिमाग माफ़ हुआ पड़ा होता है। और उधर देखो की होया, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 1:30 बजे तक काम करते रहे हैं। साथ साथ सर को इन्फॉर्म भी करते रहे, बताते रहे। सर कहते ठीक है, ओके 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 करते ने पहले, तो बाद 1:30 बजे आके कहते तुसी तो सारा काम ही गलत किया। ओए होए, उत्थे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10 तो लैके 1:30 बजे तक तुसी जेह्ड़ा पागलां मगर मोटीवेट होकर काम किया, तुहाड़ी उत्थे बस की कंडीशन होएगी। बस वही आप अज्यूम कर लें मेरी कंडीशन। खैर मुझे अब इजाज़त है, ताकि आज तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, 1 घंटे से, तो इसको कंपाइल करना पड़ेगा, तो उस पर भी टाइम लगेगा। कमेंट सेशन से मैं भूल ही गई थी, कमेंट सेशन रह गया सी, कमेंट सेशन भी पढ़ लें। बशरा काशी वेरी वेरी गुड, थैंक यू। मीर खान वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। एपिसोड इज़ टू गुड, बहुत मज़ा आया सुनकर, थैंक यू। आप या तब स्टार्ट किया आपने सुनना? मीर खान वालेकुम अस्सलाम डियर अरीज अपी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। दिन बस ना ही पूछे कैसे जा रहे हैं, क्या ही बताऊँ मैं अब आजकल जो जलालत हो रही है। एपिसोड हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया सुनकर। चलो जी दादा साईं की सी के आगे झुके तो सही, वो भी कदमों में वो मुर्शिद साईं की। तौबा तौबा, जहालत की भी कोई हद होती है। अच्छा आप तो भी बहुत ही पीछे हो, आपका सफ़र तो बहुत दूर का है। वक्त बिल्कुल ठीक कहा, फिर मुर्शिद साईं के नाराज़ होकर चले जाना, जितने जाते भी क्यों नहीं, इतनी इज़्ज़त अफजाई जो हो चुकी थी उनकी। फिर दादा साईं की नाराज़गी बख्श साईं से, और फिर इम्पोर्टेंट बात तो मैं भूल ही गई, बेचारे अजमीर साईं अपनी वाइफ को खुद ही घड़े में गिर गए, खोदे घड़े में गिर गए, जो उनकी माइंडेड वाइफ ने महजिल के लिए खोदा था।
भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, सही बात है। ओवरऑल एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह ब्लेस यू योर फैमिली विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मलिक साहबा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, स्टोरी भी काफ़ी मज़े की थी। ज़िंदगी का करेक्टर अच्छा था, बेचारी मासूम सी थी और हीरो साहब इनको पहली नज़र में मोहब्बत हो गई इनसे, लट्टू हो गया सी। पहली बार इसको गोलगप्पे खाते देख कर ही इसका दीवाना हो गया। हालांकि यार गोलगप्पे खाते वक्त तो पूरा मुंह खोलना पड़ता, जब पूरा मुंह खोले तो फिर बंदे की शक्ल कितना दी आती, लेकिन हीरो साहब का दिमागी तवाज़न नहीं सही सी। तो देखो कुड़ी ने पसंद भी कितने कितना गोलगप्पे खाते हुए पसंद किया। इस गल ते मैं फोकस ही अज किया, मेरी शेर नहीं बन गया पसंद कितने कितना मैं फोकस अज किया। चलो लीव इट। वो इस वक्त लगी प्यारी रही थी, शाहरेज ने इसका फ़ोन उठा लिया और इसी बहाने उसके घर पहुंच गया। कुछ ज़्यादा ही फास्ट था, इसने सीधा रिश्ता भेजने की बात कर दी इन लोगों से। तो और की पहली मीटिंग दे विच ही और अजीज साहब मान भी गए। दूसरी तरफ इनके अपने माँ बाप भी मान गए और यूँ इनकी शादी हो गई जल्दी जल्दी में। लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी को इसने पूरा का पूरा ही बदल दिया। और हैरत की बात ये थी कि ज़िंदगी इसकी किसी बात पर खिलाफ भी नहीं करती थी, वो जैसा कहता वैसे करती। इसने एक बार कहा कि मुझे ऑफिस टाइम में डिस्टर्ब मत करना, इसने फिर से मैसेज ही नहीं किया। तो और की अपने आप डिग्रेड करती रहती। लेकिन ये मुझे इसकी बात गलत लगी, इसकी अपनी भी कोई मर्जी थी और शायद इसका वो दोस्त मुझे ज़रा पसंद नहीं आया। लास्ट सीन इंटरेस्टिंग था, सारा नावल बहुत मज़े का था। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया। ज़ैनब सज्जाद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। यार मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये नावल सुनकर। अच्छा अब भी आज से मज़ा आ रहा है आपको, लेकिन मुझे एंड वाली किस्त रिकॉर्ड करते वक्त बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ज़ैनब सज्जाद, अच्छा यार आप भी जानना रूहे यार रीड कर दो प्लीज़ प्लीज़। यार करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने किसी लॉन्ग नावल को हाथ नहीं डालना, क्योंकि मुझे पता है मैंने पिछले लॉन्ग नावल से कैसे जांच रही। आप लोग को पता तो है कि मैं जब कोई लॉन्ग नावल रीड करती हूँ तो मैं खुद ही इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो फिर अगली मैं फौरी लॉन्ग नावल लूँ, कितने भी हाथ नहीं पाती। सहर इकबाल थैंक्स अ लॉट, वेलकम। रेयान वालेकुम अस्सलाम, नाइस नावल। अईज आपकी तबीयत अब कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो दवाई भी मैंने छोड़ दी हुई है, कभी कभार कफ सिरप पी लेती हूँ। तो बाकी भी मैं सोच रही थी कि मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पीना सुबह जाकर यूनिवर्सिटी, तो मैं आज बता रही थी सबको। कल मैंने ना सिर्फ गले की वजह से नहीं पिया, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि बस रीज होश करो। आज से मैंने केचप वगैरह भी स्टार्ट कर दिया ना खानी, तो मैंने कहा बस चलो अपनी नॉर्मल रूटीन पे आहिस्ता आहिस्ता करके आते हैं। अब गले की वजह से सारा कुछ छोड़ तो नहीं ना सकते, ज़िंदगी की रहेंगी नहीं, तो फिर अब बस ऐसे ही है। सॉरी बेटा, थोड़े दिनों से मैंने आपको कमेंट्स नहीं किए, मेरे बेटे के सेमेस्टर चल रहे थे, इसकी प्रिपरेशन में ही टाइम नहीं मिला। मगर तुम्हारे अपलोड नावल सुनती रही हूँ, बस मेरे बच्चों के एग्ज़ाम के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपके बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ नसीब फरमाए। और कोई मसला नहीं है, आपने सुने यही बहुत है। आप अब दोबारा कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इमरान अली वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, आमीन आमीन सुम आमीन। नावल बहुत अच्छा था। इस स्टोरी में एक लेसन भी था कि हमें किसी पर भी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। बेशक ऐसे ही है, बस अल्लाह पाक हमें ये मर्ज़ी मुसल्लत करने वाले बंदों से दूर रखे, आमीन। अम्मार अहमद लवली नावल, थैंक यू। ताहा अदील ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू। फरजाना चौधरी नाइस, मोस्टली होता है ऐसे ही है। तो होर की कसमें होंदा इदां ही है सोसाइटी जिस तरह की हमारी है ना, होता यही है कि बस जो बंदे ने कह दिता करी जाओ, अपनी लाइफ ही ख़त्म कर लो। दफ़ा बंदों को भी तो चाहिए ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे। एक बंदी आपके लिए अपना सारा कुछ छोड़ के आ रही है, अपनी फैमिली छोड़ के आ रही है, आपके घर पे आ रही है, आपको हर चीज़ की वो कर रही है, आपको फैसिलिटेट कर रही है, आपके घर के काम कर रही है, आपके पेरेंट्स को देख रही है, आपको देख रही है, लुक आफ्टर आपकी कर रही है, तो तुसी अगो ओनू ही बदलन तो टुरे हुए हो। जाओ भाई काम करो जाके। सैयद ज़ीशान ज़बरदस्त नावल है, थैंक यू। अब हयात की बात हो रही है। निक्कत परवीन उसरा यूसरी अही है ना, यूसरा यूसरी या उसरा यूसरी नावल रीड करेंगे, लेकिन अभी फौरी कुछ नहीं करेंगे, टाइम पे करेंगे, टाइम लगेगा अभी। लॉन्ग नावल पे टाइम लगेगा काफ़ी अभी। हाले मैं अपना पहले लॉन्ग नावल का तो बुखार उतार ला जेह्ड़े जो मैं ख़त्म की है। कसमें मैंने 4-4 घंटे 5-5 घंटे रिकॉर्डिंग की है, बल्कि 4 घंटे तो रिकॉर्डिंग के थे। उसको रिकॉर्ड करते वक्त मतलब 1 घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता। तो आप लोग सोच लें कि जिसने एक दिन में 4 रिकॉर्डिंग्स की होंगी उसके कितने घंटे लगे होंगे, और वो सारा दिन उसको कितना बोलना पड़ा होगा। मैंने ये किया है आप लोगों के लिए। तो अब भाई लॉन्ग नावल से मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। तो अब जब तक मैं अपने आप को ज़रा इसका दुख नहीं भुला देती तब तक मैंने कोई लॉन्ग नावल नहीं स्टार्ट करना, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कह रही हूँ। सायरा रियाज बहुत अच्छा एंड डेप्थ वाला नावल है। उमर अहमद का सब नावल ऐसे ही हैं।
हाँ जी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। और फिर देखें एक मैं एडी मेहनत की उत्तों तुसी मेरे रिव्यूज़ खोल के देख लो ते मेरा ज़रफ़ ते मेरा हौसला एरे ते तुसी 150 व्यूज़ नहीं पूरे करते 150 200 व्यूज़ 150 200 व्यूज़ यार कोई हद नहीं हो गई। तो फिर भाई एक सीधी साफ बात बोलती हूँ भोंक भोंक के मैं रह गई तो अगे 150 व्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर लॉन्ग नावल भाई अभी नहीं मैंने स्टार्ट करना करेंगे लेकिन आफ्टर टाइम। मारिया फरीद काइंडली मनो सलवा एंड अक्स बायो मेहरा अहमद रीड कर दें प्लीज़ प्लीज़। अक्स तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि अक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नावल, उसमें वो मुझे नहीं पसंद टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने पढ़ा था और मैंने किसी के रिकमेंड करने पे पढ़ा था और मैंने वो पढ़ के मैंने कहा था कि मैंने इसको टाइम वेस्ट किया, हालांकि तब मैं छोटी थी लेकिन मुझे तब का नहीं पसंद, और मुझे अक्स बहुत बुरा लगता है। मनो सलवा वो करेंगे इंशाल्लाह कभी ना कभी। निकत परवीन नाइस एपिसोड। सैयद दिशान थैंक्स रीच आज डबल एपिसोड दी और बहुत ही ज़बरदस्त नावल है, आपकी वॉइस तो माशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। आमीन थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। और हाँ जी सैटरडे संडे को मैंने डबल दी थी। ये आप लोग के कमेंट्स ना कुछ कल स्किप हो गए थे, मैंने आपको कहा था ना कि जो कमेंट्स स्किप हो गए वो हम नेक्स्ट रखेंगे, और नेक्स्ट यानी आज ही बनता था तो कल मैं आपके रीड नहीं कर सकी थी, इस वजह से अब आप लोग के कमेंट्स में इग्नोर तो नहीं ना कर सकती, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे लिए लिखे हैं तो फिर आज की किस्त में मैंने रख लिया, ठीक है। और आज आबे हयात की 14वीं किस्त आई थी ना, रह गई आदियाँ कोई 3 किस्तां, इसी हफ्ते मुक जाना वो नावल भी। ज़ैनब सज्जाद वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। यार मुझे तो बहुत रोना आ रहा है सलार की बीमारी सुन के, सलार को कुछ नहीं होना चाहिए, सलार जैसा कोई नहीं है यार, हाय सलार हाय यहाँ पर रोना, सलार को कुछ नहीं होगा। मैं इसी वजह से यार मैं ना नावल के सेकंड सीज़न के हक़ में ही नहीं होती, मैं अगर अपनी बात करूँ तो। अब रीच कहती है ना किसी नावल का सेकंड सीज़न लिखना, मैं तेरी चपेड़ मानी, सेकंड सीज़न तूने नहीं लिखना क्योंकि सेकंड सीज़न में क्या होता है, या तो हीरो मर जाता है पहले सीज़न का, तो या वो बुढ़ा हो जाता है, उन दी औलाद नहीं भाई, मुझे नहीं ये चीज़ पसंद। एक बंदे का आपका माइंड सेट है, एक करेक्टर के ऊपर आपका है, तो आप उसको क्यों करेक्टर लूज़ कर रहे हो। इससे बेहतर नहीं है कि आपने जो उसकी औलाद के ऊपर कहानी डालनी है वो आप एक न्यू नावल पर डाल दो, मेरी तो ये थिंकिंग है। बाकी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सेकंड सीजन्स पसंद होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पसंद। क्राफ्ट माइंड्स OMG मैंने कुछ टाइम पहले आपके चैनल पे पीरे कामिल सुना था और फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं आबे हयात कहाँ सुन लूँ, आपने वीडियो डाल दी, थैंक्स अ लॉट, वेलकम माय डियर। मुझे लगता है मुझे ना आपके दिल की आवाज़ आ गई थी कि अब आप आबे हयात सुनना चाह रही हैं, तो मैंने फिर इस वजह से डाल दी। दरख्शां मुसरत वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपकी आवाज़ में नावल सुनना अच्छा लगता है, स्पेशली बीच बीच में आपकी कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच डियर। मेरी रिक्वेस्ट है आब हयात के बाद आप प्लीज़ नमल बाय निम्रा अहमद, ख्वाब शीशे का बाय इफ़्फ़त ताहिर और हयाब फ़ाखरा वहीद ज़रूर पढ़ें। ओके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नमल का तो मेरा अपन में बड़ा दिल है, लेकिन सिर्फ जो उसकी लॉन्ग नावल है ना वो मुझे मार जाता है, उसकी मतलब लेंथ थोड़ी सी मुझे गाश गुश डाल देती है। लेकिन वैसे नमल मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नावल है। ओदे तो मैंने रीज ने भी क्या पढ़, तो मैं क्या पढ़ लाँगे, पढ़ लेते हैं और इफ़त का भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रीड करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग नावल बाद दे विच मुझे इंतज़ार रहेगा क्योंकि आपकी वॉइस में ही सुनना है, इसलिए किसी दूसरे से चैनल का नहीं सुन रही। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। मीर खान वालेकुम अस्सलाम डियर अरीज आपी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई एम जूनी, अच्छा ये आप हो जूनी हो, ये मेरी न्यू आईडी है। आप ये मेरा फेवरेट नावल है सलार सिकंदर और इमामा हाशिम नावल वर्ल्ड के फेवरेट कपल हैं। इमामा नहीं मुझे पसंद, लेकिन सलार सिकंदर तो नो डाउट बेस्ट है। नावल एपिसोड बहुत अच्छी है, सलार इज़ टू गुड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आमीन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ईशा रादिया वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, प्लीज़ रीड यारम नावल आल्सो, ओके इंशाल्लाह इन फ्यूचर। जी तो यहाँ पे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा, अब इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।